Hello, good morning. Sorry, good evening. Good evening, sir. Good evening. Yes, सारे लोग ज्वाइन हो रहे हैं, तब तक हम कुछ बात कर सकते हैं. Good evening, sir. Good evening. Good evening, Manoj ji. मनोज जी, आप कहाँ से हैं? कौन सी सिटी? नासिक से सर. हाँ, नासिक से. हाँ. जी. आपने इंट्रोडक्शन दिया था क्या? हाँ, मैंने नहीं दिया था. ओके, ठीक है, ठीक है. वही मुझे यानी इंट्रोडक्शन दिया होता तो याद रहता, पर ठीक है. अच्छा. हाँ. यस, नासिक से है ना? बिल्कुल. हाँ. कैसे हैं नासिक में, कैसे हालत है अभी? अभी ठीक चल रहा है, मतलब ज्यादा केसेस मिल रहे लेकिन कोविड के. ज्यादा आ रहे हैं नए केसेस? हाँ, ज्यादा आ रहे हैं. ओके, ओके. हम्म. हम्म. पुणे तो है ही टॉप में. पुणे भी है, नासिक, बॉम्बे. जी जी जी. हम्म. बराबर. सर मुंबई में कम हो रहा है, सुनने में आ रहा है. हाँ, मुंबई में एक रिकवरी रेट भी और अभी बढ़ने का रेट थोड़ा कम होता जा रहा है, ऐसा दिख रहा है. यानी जो वो मल्टीप्लाई होने का रेट था वो काफी कम हुआ है, और पर नंबर अभी भी ज्यादा है. कैसा उधर कोलकाता में कैसा है विकास जी? कैलकाटा में भी बढ़ रहे हैं सर, यहाँ पे भी. यहाँ पे भी वहाँ पे भी बढ़ रहे हैं ना? बराबर. लेकिन यहाँ पे बहुत ही अनलॉक किया गया है, मतलब स्टोर्स वगैरह, फिर रास्ते बहुत ही, मतलब यहाँ पे शाम को 7 बजे के बाद लॉक हो जाते हैं, बट सुबह 6 बजे के बाद से एकदम अनलॉक रहता है, सब कुछ खुल गया. ओके, ओके. खुल गया बसेस है. चल रही है. हाँ, बसेस चल रही है, सिर्फ लोकल ट्रेन बाकी है. और बाकी तो यहाँ पे फ्रीक्वेंटली बहुत अच्छा है यहाँ पे. हाँ हाँ हाँ. ओके, ओके. यस. कल रुपेश सिंह जी ने एक सवाल ऐसा पूछा था कि अगर यानी वो हैदराबाद से हैं रुपेश जी, तो उन्होंने पूछा था कि मैं वहां पे कुछ बिल्डर्स हैं उनके साथ में टाइप अगर करूं तो कैसा. तो उसको लेके अपना एक पूरा प्रॉपर सेशन लेते हैं, उसकी क्या पॉलिसी अपनी है. यानी क्योंकि वन साइड अपन ने बोला है कि अब हम बिल्डर्स डेवलपर्स से आए हुए जो प्रोजेक्ट्स होंगे वो हम टाइप करेंगे, एंड फिर वो जो टाइप्स हमारे पास में होंगे उनके लिए हम मार्केटिंग एंड सेल्स का काम करेंगे, ये तो हमने बोला था. बट इसके अलावा एक और भी चीज है कि अगर वहां पे लोकल कोई आपको बिल्डर्स वगैरह पता है जिनसे अब तक टाइप नहीं हुआ है, तो उनसे टाइप करने के लिए कैसे आप कैसे उसके लिए इनिशिएटिव ले सकते हैं वगैरह. तो उसको लेकर हम प्रॉपर सेशन लेते हैं आपका बाद में. ये सवाल था रुपेश जी का, इसलिए मैं उसका जवाब बता रहा हूँ आपको कि एक सेशन लेंगे, उसमें ये पूरा डिटेल में हम सबके लिए बताएंगे कि क्या क्या उसका टेक्निक होगा, क्या कैसा कर सकते हैं. ठीक है सर. या रुपेश जी, और कुछ आप में से किसी को डिस्कस करना है और 1-2 मिनट हम डिस्कस कर सकते हैं, फिर शुरू करते हैं. यानी अपने टॉपिक से रिलेटेड कोई बात. हेलो. यस यस मिलन जी. हाँ, एक और सवाल था. हाँ. समझो अपने अंडर कोई चैनल पार्टनर ज्वाइन होता है, ओके. तो उसका कैसा रहेगा कमीशन वगैरह? चैनल पार्टनर यानी कैसे आप बोल रहे हैं, फिर भी एग्जांपल कोई? क्या उसको फ्रेंचाइजी, सॉरी फ्रेंचाइजी. आपके अंडर अगर फ्रेंचाइजी कोई ज्वाइन होता है तो? हाँ हाँ. ओके, ओके. तो फ्रेंचाइजी को कैसा है, फ्रेंचाइजी तीनों फंक्शन करने वाला है. फ्रेंचाइजी 3 तरीके से सेल करेगा. एक, वो अपने डिजिटल कैंपेन के थ्रू सेल करेगा, वो इंडिपेंडेंटली उसका फुल कमीशन उसको मिलेगा.
हमारे यहाँ और वो आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये जो सेल हुआ है वो कौन से उसके चैनल से हुआ है। तो फ्रेंचाइजी का पहला सबसे लुक्रेटिव चैनल क्या है उसके पास में कि वो डिजिटल कैंपेन के थ्रू डायरेक्ट सेल किया। दूसरा चैनल उसका है, उसने एक कनेक्टर्स का टीम बनाया हुआ है, उस टीम के अंडर से सेल हुआ। तो कनेक्टर के टीम के साथ में सेल हुआ तो वहां पे फ्रेंचाइजी का रोल एज एडवाइजर का है। तो फिर वहां पे भी जो कमीशन है वो कनेक्टर एंड फ्रेंचाइजी को मिलेगा। पर अगर अब उसका तीसरा रोल होता है वो खुद एज अ कनेक्टर भी काम कर रहा है, यानी उसके जो पर्सनल कांटेक्ट है उनमें वो डायरेक्ट सेल भी करेगा, है ना। तो फ्रेंचाइजी तीनों रोल करने वाला है। तो एज अ कनेक्टर यानी उसके पर्सनल कांटेक्ट में विदाउट डिजिटल कैंपेन भी और विदाउट बीच में कोई दूसरा कनेक्टर भी, वो जितने सेल करेगा ये तो उसका श्योर शॉट बिजनेस है, ये क्यों छोड़ेगा वो, है ना। तो हर एडवाइजर एज अ कनेक्टर भी काम करेगा, वैसे ही हर फ्रेंचाइजी भी एज अ कनेक्टर भी काम करेगा। तो वो खुद अपने कॉन्टेक्ट्स में भी डायरेक्ट सेल करेगा, वहां पे वो कनेक्टर है और आपने उसको जोड़ा इसलिए आप उसके एडवाइजर हो। तो वो सारे सेल्स में आपको उतना ही कमीशन आपको मिलेगा। चलेगा, या, चलेगा, समझ हाँ, या गया। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। अक्षय जी भी है साथ में, अगर मैंने सही बोला है, अगर कुछ उसमें ऐड करना है अक्षय जी तो आप कर सकते हैं। ठीक है। या थैंक यू। ठीक है, चलिए अभी शुरू करते हैं। आएंगे लोग, रिकॉर्ड होता रहेगा। मेरी आवाज आप सब तक क्लियर आ रही है? या थैंक यू। चलिए, राजेश जी शायद आप मोबाइल से शायद देख रहे हैं ऐसा मुझे लगता है, तो आप वो उसे स्क्वीज करके देखिए। जूम इन हो गया है शायद आपका, उसे स्क्वीज करके देखिए। आपको अगर पूरा स्लाइड नहीं नजर आ रहा है तो, अगर जूम इन होके थोड़ा कुछ पोर्शन ही दिख रहा है तो उसे जरा स्क्वीज करके देखिए, होता है क्या। ओके राजेश जी, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है? ठीक है, उनका जवाब आएगा तब मैं देखता हूँ। यस दोस्तों, हाँ एक बार आप जूम लीव कीजिए, फिर से मीटिंग को ज्वाइन कीजिए, मैं आपको एडमिट कराता हूँ, देखते हैं उससे प्रॉब्लम सॉल्व होता है क्या। एक बार आप जूम के बाहर निकल जाइए और फिर से ज्वाइन कीजिए। यस दोस्तों, आप सबको गुड इवनिंग। वेलकम टू द सेशन 6 ऑफ कनेक्टर एडवाइजर फ्रेंचाइजी ट्रेनिंग। हेलो, आज का हमारा सेशन है सेल्स के बारे में। जब ये जो पूरे हमको रोल्स करने हैं, हम थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि जो डेवलपर होगा, जो सेलर होगा, गुड इवनिंग, जो सेलर होगा, जो डेवलपर एंड बिल्डर्स हैं, वो एक रोल है उनका। उनके बाद में वो हमारे साथ टाइप करने वाले हैं प्रो रियल्टी का अपना जो नेटवर्क है पूरा, जो अपना सेल्स नेटवर्क इस पार्टनरशिप प्रोग्राम के थ्रू बनता जा रहा है, उसके साथ में वो टाइप करते हैं। प्रो रियल्टी जो डिजिटल मार्केटिंग करना है, उसके लिए जो वीडियोस बनाने हैं, पब्लिसिटी मटेरियल बनाना है, वो सब हम बनाएंगे। उसके थ्रू उसका मार्केटिंग भी करेंगे लोगों में, और उसमें आप मदद करोगे, यानी आपका उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उस मार्केटिंग को और स्प्रेड करना लोगों में। वो सारे रोल आप समझते जा रहे हो। अब ये सब होगा, उसके थ्रू लोग फिर वेबिनार्स में भी आएंगे, कुछ सेल के लिए भी जाएंगे, उनसे कोऑर्डिनेट करना ये तब आपका काम है। उसके बाद
जब आप ये प्री सेल्स का एक काम शुरू कर दोगे, यानी मार्केटिंग आपके थ्रू होगा, फिर आप जो भी इंटरेस्टेड लोग होंगे उनको हम सेल्स की तरफ लेके जाएंगे, है ना? अगर वो इंटरेस्टेड है, उनको प्रोडक्ट पसंद आया, तो अभी अब हम उनसे आगे की सेल्स की बात शुरू होगी। तो उसमें आप उन्हें साइट विजिट कराओगे, उसके लिए आपको उनसे कॉन्टैक्ट कम्युनिकेशन करना है। उसको लेकर हमारी ट्रेनिंग के कुछ हिस्से उससे हो भी गए हैं। एक तो मार्केटिंग के बेसिक्स पिछले इसमें हमने सीखे। अब वो उसमें मार्केटिंग किस तरह से प्लान किया गया है और वो किस तरह से टेक्निकली साउंड तरीके से सारा आप प्लान किया गया है, ये भी आपको समझेगा उस सेशन के कारण। दूसरा, मार्केटिंग ये हमारा इम्पोर्टेंट काम है आपका। हम आपके रोल का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है मार्केटिंग में आपने शामिल होना। तो इसके लिए भी वो डिटेल में हमने सीखा। फिर इसके बाद जब हम सेल्स की तरफ बढ़ेंगे, तब आपको पता है कि एक बार साइट विजिट वगैरह हो गया। साइट विजिट कराने से लेकर तो आगे का क्लोजिंग तक का काम, ये प्रो रियल्टी कंसल्टेंट्स के साथ में एक सेल्स का टीम होने वाला है। हर प्रोजेक्ट के लिए सेल्स का अलग सा टीम होगा। Can't see PowerPoint display. Bikash ji is saying. Okay, I'll check once again. What is okay? You all are saying yes. I understand. What's the reason? Yes. मैं शेयर गलत डॉक्यूमेंट किया हुआ था, एक्सेल शीट की हुई थी, इसके लिए वैसा हो रहा था। मुझे लगता है अभी सबको दिखाई दे रहा है पावर पॉइंट। या तो साइट विजिट के बाद आगे का क्लोजिंग तक का जो सेल्स होता है, जिसे एक्चुअल सेल्स बोलते हैं, उसके लिए प्रो का एक सेल्स टीम रहने वाला है हर प्रोजेक्ट का। तो सेल्स देखा जाए तो एक प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वैसे हमने बताया था आपको कि प्रो की है, पर फिर भी सेल्स के बेसिक्स हमको पता होने चाहिए। सेकेंडली, आपको सपोर्ट करना है इस टीम को। आपको वर्क फ्रॉम होम करना है, थ्रू कम्युनिकेशन काम करना है, थ्रू सोशल मीडिया काम करना है, पर आपको सपोर्ट करना है इस टीम को जो सेल्स करने वाले। तो कहाँ पे, यानी अगर सेल्स की टीम खुद से रिजल्ट आ गया, बहुत अच्छी बात है। वो सेल आपके थ्रू आए हुए लोगों में हुआ है, तो उसका अच्छा आपको एक इनकम उससे आपका होगा। पर अगर वो नहीं हो रहा है, कहीं पे प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसमें अगर आप एडिशनल उसमें सपोर्ट दोगे, तो उससे वो और जल्दी रिजल्ट्स हमको आएंगे। ये आपका रोल रहने वाला है। तो सेल्स में एक आपको सपोर्टिव रोल भी करना है। उसके लिए आपको कम्युनिकेशन भी इस्तेमाल करना है। उसके लिए टेलीकॉलिंग का भी एक बहुत अच्छा सेशन अक्षय डोडेजा जी ने लिया था, जो इस तरह की टीम्स को लीड करते आए हैं, उससे बहुत अच्छा रिजल्ट लेते हम आए हैं। तो इसी को लेकर ये अगला सेशन हमारा अभी है आज, जिसमें हम सेल्स के बारे में बात करेंगे, सेल्स के बेसिक्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो सारे जो भी सेशन हमारे चलते हैं, आप इनमें ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्ड करने की कोशिश कीजिए। आपको अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, तो कोई यार अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ उसे चैट में डाल के रखिए, क्वेश्चंस पूछिए, ठीक है? और ये सारे बातों के बारे में ज़रूर सोचिए। दूसरा, जैसा होता है कोई भी सेशन हम सुनते हैं, तो एक ही बार सुन के पूरा समझ में आता है, ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए आप लोगों के लिए हमने सारे यूट्यूब पे भी डाले हुए सेशंस हैं, जिसे आप फिर से देख सकते हो, फिर से आप उसे रेफर कर सकते हो। तो इसीलिए आपने वो भी ज़रूर करना है कि उन्हें फिर से रेफर करना है, जिससे हमारा ट्रेनिंग और अच्छा हो सके। ये हम समझ सकते हैं कि ये जब काम हमको आगे करना है साथ में, तो उसको लेकर ये सारी चीज़ों के बारे में एक अच्छा ट्रेनिंग हम सबका होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी को लेकर थोड़ा ध्यान दें। चलिए शुरू करते हैं। सेल्स के बारे में एक बहुत बड़ी मज़े की बात ऐसी है कि हमारा एटीट्यूड जो होता है सेल्स की तरफ, ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, इंडिया वगैरह जैसी, जो पूरी तरह से यानी डेवलप्ड कंट्रीज़ नहीं हैं, आप यूरोप ले लेंगे, यूएसए ले लेंगे, तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ करके हमको पता है। उसके अलावा जो बाकी के डेवलपिंग या अनडेवलप्ड कंट्रीज़ है, वहाँ पे आप देखेंगे तो सेल्स ही एक बहुत रिस्पेक्टेबल या डिज़ायरेबल ऐसा प्रोफेशन नहीं समझा जाता। जबकि इसका उल्टा है डेवलप्ड कंट्रीज़ में। वहाँ पे ऐसा होता है कि जो भी सेल्स में होता है, वो बहुत रिस्पेक्टेड होता है, वो और उसे एक बहुत रिस्पॉन्सिबल भी ऐसा जॉब समझा जाता है। ऐसा एक हमको डिफरेंस दिखाई देता है 2 तरह के कंट्रीज़ में। अब इसमें एक और, यानी वहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबल एक्टिविटी समझ रहे हैं।
और वहां पे आप देखोगे तो सेल बहुत सा एथिकली किया जाता है, विथ ह्यूमैनिटी किया जाता है। सच में जो लोगों की जरूरतें हैं उसके हिसाब से वो सेल्स किया जाता है। सच में लोगों को ठीक से इन्फॉर्म करके सेल्स किया जाता है। और जो अंडर अंडर डेवलप या डेवलपिंग कंट्रीज है उसमें आप देखेंगे तो सेल्स को आप देखेंगे तो नेगेटिव कनोटेशन से, यानी वहां पे पहले तो हमने बोला है कि वो रिस्पेक्टेबल या डिजायरेबल जॉब नहीं होता लोगों के लिए, बट दूसरा वहां पे वो एथिकली भी नहीं किया जाता। ज्यादातर बस हमको क्लाइंट को काटना है, क्लाइंट को फंसाना है, ऐसा कुछ ना भी सोच लोगों के दिमाग में हो गई है। यानी ये दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी है। और तीसरी बात, इस तरह का सेल्स के बारे में यानी नेगेटिव तरीके से सेल्स करना, उसके कारण एक नेगेटिव इमेज उसकी बन जाना, इन दोनों चीजों का जिस तरह से हम क्या हम डेवलप्ड सिविलाइजेशन है या नहीं है, इससे भी लेना देना है। ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो डेवलप कंट्रीज जहाँ पे सिविलाइजेशन थोड़ा बेटर डेवलप हुआ है, हम ऐसा बोलेंगे, वहां पे सेल्स एक पॉजिटिव एक्टिविटी है, बहुत रिस्पॉन्सिबल रोल है, बहुत रिस्पॉन्सिबल एक्टिविटी है। और वो जो करते हैं उनको बहुत रिस्पेक्ट भी होता है, उनको वहां पे बहुत ज्यादा बाकी तो सक्सेस तो मिलता ही है, बट रिस्पेक्ट भी अच्छा मिलता है। तो ये हमको समझने की जरूरत है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, कभी भी आप देखिए कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। आप ये नहीं बोल सकते कि पहले हमको रिस्पेक्ट, पहले सेल्स को रिस्पेक्ट मिलना चाहिए तब सेल्स में लोग ज्यादा आ जाएंगे, या सेल्स ज्यादा अच्छे से करने लगेंगे, या ऐसा नहीं बोल सकते कि पहले सेल्स में सक्सेस मिले तो हम एथिकली बिहेव करना शुरू करेंगे। तो देखिए, हमेशा कभी भी हमको क्या करना पड़ेगा, हमें हमारे जो हाथ में चीजें हैं, जिस चीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं उसे इंप्रूव करना शुरू करना पड़ेगा, जिससे कंडीशन इंप्रूव हो। तो हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में है सेल्स को रिस्पॉन्सिबली करना, हमारे हाथ में है सेल्स को एथिकली करना, हमारे हाथ में है सेल्स को विथ ह्यूमैनिटी करना। अब ऐसा जब हम करेंगे तो उससे सेल्स रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन भी बनेगा, ज्यादा सक्सेसफुल भी बनेगा, और उसे एक अच्छा करियर समझा जाएगा। तो ये हमारे हाथ में है। और ये अभी जो, जैसा हमने कहा, अभी मॉडर्न मार्केटिंग की जो कंपनीज होने वाली, जैसे जैसे हम डेवलप होते जा रहे हैं, हमारे बिजनेस एक्टिविटीज, बिजनेस मेथड्स डेवलप होते जा रहे हैं, वैसा हम एथिकल सेल्स के तरफ बढ़ेंगे। और वैसा हमको रियल एस्टेट में भी करना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबकी है। सेल्स में आपका एक जो लिमिटेड एंड सपोर्टिव रोल है, उसमें भी आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यही एक बार मैं आपको याद दिलाना चाहता था। फिर दूसरा मुद्दा आता है कि सेल्स बहुत जरूरी क्यों है। तो आप अगर समझेंगे तो देखिए, कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर एक ट्री की तरह है तो आप समझ सकते हैं कि यानी जो रूट्स हैं वो ट्री के, वो कहीं ना कहीं मार्केटिंग है। वो जितने जड़ें जो होंगी आपके बिजनेस की, वो मार्केटिंग के थ्रू लोगों में जाएंगी। जैसी जड़ें दूर दूर तक पहुंचेंगी तो अच्छे से वो जो ट्री होगा वो हर तरह से खुद को भी स्ट्रांग कर पाएगा, अगर जड़ें मजबूत होंगी तो वैसा मार्केटिंग है। और मार्केटिंग में आपका बहुत बड़ा काम है। हम जैसा बोल रहे हैं कि एक हमको ऑल इंडिया का नेटवर्क बनाना है, और आपके एरिया में, आपके इसमें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेने वाले हो कहीं ना कहीं मार्केटिंग के। तो ये जो जड़ें होंगी ये मजबूत होना बहुत जरूरी है। पर ये जड़ों से जो भी काम आएगा वो एंड में सेल्स, यानी लगभग हमारी मेन स्टेम हो गई हमारे पेड़ की। सेल्स यानी कहीं ना कहीं उसकी मेन स्टेम है। तो जो भी जड़ों से आएगा वो आखिर में ऊपर पूरे पेड़ तक जाने के लिए वो स्टेम के थ्रू ही जाएगा। तो सेल ये मेन सोर्स है उन चीजों का। इसके बाद ऊपर में जो है ब्रांचेस है, इसे हम बोल सकते हैं कि ये बाकी डिपार्टमेंट्स हैं। हर कंपनी में जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, सेल्स ये केवल एक डिपार्टमेंट नहीं है, समझिए। मार्केटिंग केवल एक डिपार्टमेंट नहीं है, बट मार्केटिंग तो शुरुआत है, फिर सेल्स जो है वो स्टेम है मेन, और बाकी जो डिपार्टमेंट्स है वो कहीं ना कहीं ब्रांचेस की तरह काम करते हैं। वो ब्रांचेस हैं अलग अलग। और आप बोलेंगे तो ये जो लीव्स हैं, एंड में ये एम्प्लॉयज हैं या कस्टमर्स भी हैं, क्योंकि एंड में तो जो भी हम ऑर्गेनाइजेशन काम करेगा उसका एक काम एंड में क्या होने वाला है, जो कस्टमर के वांट्स हैं, कस्टमर के नीड्स हैं, डिमांड्स हैं, उसी को हम पूरा कर रहे हैं सब करके। तो वो लीव्स है। तो इसमें आप देखिए कि अगर सेल्स वाला जो हमारा मेन स्टेम है वो अगर वीक रह जाएगा
तो पेड़ कभी भी टिक नहीं पाएगा। जो भी ब्रांचेस को, लीव्स को भी खाना पहुंचने वाला है, वो सेल्स के थ्रू ही पहुंचने वाला है, मेन स्टेम के थ्रू ही पहुंचने वाला है। वो पेड़ ही खड़ा नहीं रह पाएगा अगर वो स्टेम वीक रहेगा तो सेल्स बहुत जरूरी है, हम समझ सकते हैं। क्योंकि सेल्स के बिना देखिए कि अगर सेल नहीं हो पाया किसी कंपनी का, वो कंपनी कभी चल नहीं पाएगी। जितनी भी कंपनियां शुरू होती है उसमें से आप देखोगे तो अ, यानी 80% कंपनियां ये पहले 3 साल में बंद हो जाती हैं। इसका रीजन ये है कि उनको वो, इसका सबसे बड़ा रीजन होता है कि वो सेल्स नहीं कर पाते ठीक से। जो भी कंपनी सेल कर पाती है वो चलती है, उसको वो बाकी ठीक है, उसके प्रोडक्ट इंप्रूव होते रहते हैं, वो जितनी एथिकल होगी उतने अच्छे प्रोडक्ट वो बनाती जाएगी, जो भी होगा, बट वो चलती रहेगी। तो सेल्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। सारे एफर्ट्स आपके धरे के धरे रह जाएंगे अगर सेल्स ठीक से नहीं हो रहा है तो इसलिए जो रियल एस्टेट में हमारा भी रोल है, हमारा यानी अब मैं आपको और हमको यानी पार्टनर्स को और प्रो रियल्टी कंसल्टेंट्स को मैं एक करके बोल रहा हूँ कि हमारा जो रोल है मार्केटिंग एंड सेल्स का, ये बहुत जरूरी है। इसके बिना कोई भी बिजनेस ही नहीं हो सकता। और रियल एस्टेट में कितना बड़े काम की जरूरत है ये हम कई बार बोल चुके हैं। इसमें और एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए, ऑल बिजनेसमैन, मोर देन 90% ऑफ देम हैव स्टार्टेड देयर करियर इन सेल्स। तो जब शुरू करते थे वो सेल्स में थे। इससे भी हमको समझ में आता है कि सेल्स कितनी जरूरी चीज है। जिसको सेल्स आता है वो कभी एंटरप्रेन्योर भी बन सकता है, वो खुद का बिजनेस भी कर सकता है। यहाँ पे तो आप सारे खुद का बिजनेस ही करने वाले हो, है ना। बट ये तभी पॉसिबल है जब आपको सेल्स अच्छा आता हो। इसके लिए बहुत जरूरी चीज है सेल्स को सीखना। यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हैं कि ऐसा बोला जाता है बिजनेस में कि स्टार्ट विथ 2% कमीशन। यानी ये नॉर्मली जो सेल्स करने वाला आखिरी आदमी होता है, जो डायरेक्ट सेल्स करता है, सेल्स एग्जीक्यूटिव होगा, सेल्समैन होगा या फिर ब्रोकर होगा, तो ये जो 2% जिसे मिलता है पूरे बिजनेस का कमीशन, वहां से शुरू करना चाहिए। वहां पे आप यानी ऐसा कहते हैं कि वहां पे आप 2-3 साल 4 साल वहां पे आप एक्सपीरियंस लो और फिर जाके आप अपने बिजनेस के बारे में शुरू करो, बिजनेस शुरू करो। यानी जो मेन बिजनेसमैन होता है, जिसका मेन बिजनेस होता है, जो एंटरप्रेन्योर होता है, वो अराउंड 20% कमाता है प्रोडक्ट का। यानी प्रॉफिट जो मिलता है किसी कंपनी को वो अराउंड 20% के आसपास मिल सकता है। तो वो कमाने वाला है 20%। तो ये बोलते हैं कि पहले 2% पे कुछ साल काम करो और फिर 3-4 साल अच्छा काम करके वहां पे सक्सेसफुल होने पे 20% पे जाओ, तो आप और अच्छा बिजनेस कर पाओगे। इतना सेल्स बहुत जरूरी है। तो इसके लिए भी ये समझने जैसी बात है। मैं एक अच्छा एक्सरसाइज इसमें आपको बता सकता हूँ, ये अगर आपको चेक करना है, ये सच में हमने करना चाहिए कि हम ऐसा करें कि आपके जो भी अगल बगल में अच्छे बिजनेसमैन आपको पता है, उनकी आप लाइफ स्टोरी समझ लीजिए। आप जाइए कभी उनके पास में जाइए, उनसे अच्छे से फोन करके जाइए कि आप बिजनेस करते हो, अच्छा करते हो सक्सेसफुली, मुझे पता है और मुझे आपसे सीखना है। तो क्या मैं आ सकता हूँ कभी, आपसे जस्ट बातें करनी है, आपको कुछ सवाल पूछने हैं। ऐसे कुछ 8-10 लोग आपके अगल बगल में होंगे, उनसे आप बात कीजिए। अगर आप खुद बिजनेस नहीं करते हैं तो, या करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आपकी स्टोरी आपको पता होगी, पर बाकी लोगों की भी स्टोरी सुनिए और उसमें आप देखिए कि वो उन्होंने कहाँ से शुरू किया था। आप में आपको उसमें भी समझ में आएगा कि लगभग 70-80% लोग, 90% लोग आपको दिखाई देंगे जिन्होंने सेल्स से कहीं ना कहीं शुरुआत की थी, या पहले सेल्स से शुरुआत नहीं की तो बाद में वो सेल्स सीखे और फिर खुद का वो बिजनेस अच्छे से कर पाए। तो ये भी एक्सरसाइज एक बहुत अच्छा करके देखा जा सकता है। लोगों को आप सवाल पूछिए तो उनको बहुत अच्छा लगता है। आप किसी को बोलोगे मैं आपसे सीखना चाहता हूँ, आपके अनुभव से सीखना चाहता हूँ, आप जरा बताइए आपकी लाइफ की स्टोरी, आपने कैसे बिजनेस शुरू किया था, फिर उसके पहले आपने कहाँ से शुरू किया था वगैरह, ऐसा अगर आप पूछेंगे तो लोगों को बहुत मजा आता है ये सब बताने में, और वो आपको बहुत अच्छी चीजें बताएंगे भी और आपको पता भी चलेगा। तो ये भी करके देखा जा सकता है, हम जरूर करें। इस पे हम डिस्कस करते हैं बाद में कैसे करना है, एग्जीक्यूट कर सकते हैं नहीं, पर एक बहुत अच्छी चीज करके देखी जा सकती है। ठीक है, तो इस तरह हम देख रहे हैं कि सेल्स कितना इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ लोग थोड़े लेट ज्वाइन हुए इसलिए उनको बता रहा हूँ कि हमको पता है कि हम जो पार्टनरशिप प्रोग्राम के हम सारे पार्टनर्स हैं साथ में, आप शायद कनेक्टर हो या एडवाइजर हो या फ्रेंचाइजी, आप
मार्केटिंग करने वाले हो, लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाने वाले हो सारे प्रोजेक्ट्स की, वो लोग फिर वेबिनार में आने वाले हैं और उसके बाद आप उनसे कम्युनिकेट करने वाले हो। उसके आगे का सेल, यानी साइट विजिट से लेकर आगे का सेल जो है उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रो रियल्टी कंसल्टेंट की है। उसकी सेल्स टीम होने वाली है हर प्रोजेक्ट के लिए। वो प्रोजेक्ट की सेल्स टीम ही आगे का सारा कर लेगी, पर आपको सपोर्टिंग रोल में रहना है, क्योंकि आपके थ्रू ये लोग आए हैं। जब ऑर्गेनाइज तरीके से हम काम करेंगे तो अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। और इसी के लिए ये सेल्स वाले बेसिक्स एंड सेल्स का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम ये ले रहे हैं। अब सेल्स प्रोसेस कैसे होती है, ये बहुत सीखने वाली बात है। सेल्स प्रोसेस में पहला काम तो होगा, हम समझ सकते हैं, इंट्रोडक्शन करना। अब ये मैंने 1 मिनट लिखा है, मैं समझाने में टाइम ले रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें भी बहुत टाइम हमने देना है। ये ओवरऑल लगभग 1 डेढ़ 2 मिनट में हो जाना चाहिए। तो आप इंट्रोडक्शन किस चीज का करोगे, तो एक तो कोई आइस ब्रेकर हो सकते हैं आपके, यानी रैपो के पहले की बात है। यानी आप अगर एकदम, एक तो आप सिंपल सा गुड मॉर्निंग, जो भी हम विश करते हैं, प्लेजेंट्रीज हम एक्सचेंज करते हैं, उससे भी आइस ब्रेक हो सकता है। या फिर जो भी आप आइस ब्रेकर्स कैसे हो सकते हैं, जैसे आज मौसम कैसा है, या अगर अच्छा है वो कपड़े पहन के हैं तो उनकी फट से तारीफ आपने अप्रिशिएट कर दिया, अरे बढ़िया लग रहा हो, आपका शर्ट बहुत पसंद आया मुझे, या जो भी। बट ये अप्रिसिएशन याद रखिए जेन्युइन होना चाहिए। इसको थोड़ा एग्जैगरेट करके बताया तो चलेगा, पर इसमें कहीं वो गलत नहीं होना चाहिए। तो जो भी आप अप्रिशिएट कर सकते हो अगर आप, तो वो भी कर सकते हैं। अब ये क्या हुआ, हम डायरेक्ट में उनसे बात कर रहे हैं या हम फोन पे बात कर रहे हैं, दोनों में ये लागू होती है चीजें। तो डायरेक्ट आप फोन से जब बात करोगे तो अप्रिशिएट वगैरह तो नहीं कर पाओगे, पर आप किस तरह से आइस ब्रेकर हमको ढूंढने जा सकते हैं, इसमें हम बाद में डिटेल में भी डिस्कस कर सकते हैं। बट एक आइस ब्रेकर भी हो सकता है, उसे जोड़िए। सिंपल आइस ब्रेकर ये भी होता है कि आप गुड मॉर्निंग या जो भी हम प्लेजेंट्रीज हम जो एक्सचेंज करते हैं, उससे भी एक आइस ब्रेक हो जाता है। फिर आप खुद का इंट्रोडक्शन दोगे, एकदम शॉर्ट में होना चाहिए। मेरा नाम ये है। आप कई बार, अब यहाँ पे तो ये ऐसा होता है, इंट्रोडक्शन कब करना है, जब वो लोग पहचानते नहीं है आपको। अब यहाँ पे तो ऐसा कम जगह पे होने वाला है, आपका जो कम्युनिकेशन होने वाला है वो ज्यादातर ऐसे लोगों के साथ में होने वाला है जो पहचानने वाले हैं। बट फिर भी हम ऐसा समझ ले कि अगर समझो किसी के साथ में आप बात कर रहे हो जो आपको नहीं पहचानता है डायरेक्टली, तो उसमें आप शॉर्ट में खुद का सेल्फ इंट्रोडक्शन दोगे, मेरा ये नाम है, मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे रहता हूँ और इस फील्ड में मैं काम करता हूँ, और उससे लेकर मैं आपको कांटेक्ट कर रहा हूँ। फिर आप अपने कंपनी के बारे में बताओगे, प्रो रियल्टी कंसल्टेंट्स के बारे में बता सकते हो, आप जो काम कर रहे हो उसको लेके उसके बारे में बता सकते हो। और फिर आप शॉर्ट में प्रोडक्ट के बारे में बताओगे कि मैं रियल एस्टेट की फील्ड में रियल एस्टेट के प्रोडक्ट्स के बारे में मैं काम करता हूँ वगैरह। और फिर ये सब करते वक्त हमने एक देखना है कि हम कितना क्विकली उनको एंगेज कर सकते हैं। इसके जो और तरीके होंगे इस पे हम बाद में डिस्कशंस करेंगे, जो आगे हमारे ट्रेनिंग्स होते जाएंगे उसमें, कि एग्जैक्ट यानी कैसे करना है, एंगेजमेंट्स के क्या तरीके हो सकते हैं, उन्हें और क्विकली कैसे एंगेज किया जाए। इसकी कई टेक्निक्स हम जो हमारे वीकली रिफ्रेशर ट्रेनिंग होंगे उसमें करते रहेंगे। बट जस्ट एक आपके दिमाग में मैं पॉइंट डालना चाहता हूँ कि हमें ये जल्दी से लोगों को एंगेज करना सीखना है। जो सेल्स में धीरे धीरे हम इम्प्रूव जब होते हैं तब हमको ये खुद से एक अपना स्टाइल डेवलप होता है, उसके कुछ टेक्निक्स आपके डेवलप हो जाते हैं, तरीके जिन्हें आप रेगुलरली इस्तेमाल करके वैसा रिजल्ट पा सकते हैं। तो ये पहली बात हो गई, इंट्रोडक्शन। इसमें 1 से 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। देन आता है स्टेप 2, रैपो एस्टेब्लिशमेंट। अब ये भी बहुत जरूरी चीज है। आप अगर, यानी कई लोग इसे भूल जाते हैं, वो केवल आगे की बातें शुरू कर देते हैं। कई लोग तो इंट्रोडक्शन के पहले भी प्रोडक्ट के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं, तो वैसा नहीं करना है। तो रैपो एस्टेब्लिश करने के लिए एक यहाँ पे बहुत अच्छा तरीका होता है। रैपो एस्टेब्लिश करने का एक तरीका होता है कि उनका इंट्रो पूछिए। आपने खुद का तो इंट्रो दिया, पर अभी क्लाइंट का भी इंट्रोडक्शन पूछिए। तो इंट्रोडक्शन कैसे पूछेंगे आप ऐसा तो नहीं बोल सकते ना क्लाइंट को कि आप अभी आपका इंट्रो दो, मुझे मुझे आपका इंट्रो दो, ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं हम। तो क्लाइंट का इंट्रो पूछने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आप उनकी लाइफ स्टोरी पूछ सकते हैं कि सर आप क्या करते हैं, फिर आप
अच्छा, तो फिर इसके पहले आप क्या जॉब करते थे? अरे वाह! फिर आप आपका एजुकेशन क्या हुआ? ओके, वेरी गुड। फिर अच्छा, आप कहाँ पे रहते थे? आप इसी सिटी के हैं क्या? अरे वाह! तो फिर यानी एक उनकी लाइफ स्टोरी आपने जान ली उनसे। अब ऐसे सवाल आप पूछोगे, ऐसे अगर इंटेलिजेंट सवाल आप पूछते जाओगे, तो वो खुद की स्टोरी बताएँगे, खुद का एक इंट्रोडक्शन देंगे। और देखिए, हर इंसान को खुद के बारे में बात करना पसंद होता है। आपकी स्टोरी कितने लोगों ने आज तक सुनी है, आप बताइए मुझे चलो। आप ही सोच के बताओ कि भाई आप मेरे साथ बैठिए और मुझे आपकी स्टोरी बताइए। ऐसा किसी ने कभी सुना होता है क्या हमारी स्टोरी? नहीं सुनी होती। पर वो बताने को अच्छा लगता है किसी को भी। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उनके साथ में एक आइडेंटिफ़िकेशन करना है अगर हमको। एक उनके साथ में जैसे हम बोलते हैं कि एम्पैथी हमारी जगानी है उनके साथ में। यानी उनके इमोशंस के साथ में अगर हमको अटैच होना है कहीं न कहीं, तो एक बहुत अच्छा तरीका है आप उनकी स्टोरी जानिए। इससे हमको भी एक सीखने को मिलता है, वो इंसान भी थोड़ा ओपन होता है हमारे बारे में और आगे जो हमको प्लानिंग करने हैं, आगे जो हमको काम करना है, उसमें हमको अच्छे से इसका फ़ायदा भी होगा। तो आप उनको पूछिए उनकी स्टोरी के बारे में। उनके जो भी अचीवमेंट्स होंगे, वो जब ये स्टोरी बता रहे हैं, तो उसको एप्रिशिएट कीजिए ज़रूर। ये पहले कम्युनिकेशन स्किल्स में ये बात कर चुके हैं हम लोग। तो कम्युनिकेशन स्किल्स के जो सारे रूल हैं, उनको हमें फ़ॉलो करना है ये सब करते हुए। कम्युनिकेशन स्किल्स का आप फिर से एक बार रेफ़र कीजिए उस सेशन को। वो सेशन थोड़ा आधा है अवेलेबल, वो पूरा कैसे आपको अवेलेबल कराएँ हम सोचेंगे ज़रूर, उसका प्लान करते हैं। बट इसको फिर से रेफ़र कीजिए। इसके पॉइंटर्स तो आप तक हम पहुँचा सकते हैं, तो उसका ज़रा मैं प्लान करता हूँ और आपको पॉइंटर्स जल्दी से पहुँचा देता हूँ उसके सारे। वीडियो कैसे कर ले सकते हैं हम ज़रा सोचते हैं, ठीक है? तो ये कीजिए। देन तो इस तरह से हो गया आपका एक रैपो एस्टेब्लिश हुआ उनके साथ में। ये एक तरीका है। रैपो एस्टेब्लिशमेंट के बहुत तरीके होते हैं, पर ये बहुत शॉर्टर अच्छा तरीका है और जो जेन्युइन भी है। यानी ये ऐसा नहीं कि आप कोई गिमिक इस्तेमाल कर रहे हो। आप प्रॉपर में सच में उनसे स्टोरी जान लो, तो बहुत अच्छा रैपो उनके साथ में आपका तैयार हो सकता है। तो ये एक ब और उनका इंट्रोडक्शन भी मिल गया आपको और रैपो भी बन गया। इसके अलावा भी रैपो बिल्ड करने के कई तरीके होते हैं, जिन पे हम बाद में ट्रेनिंग्स लेंगे, बाद में डिस्कस करते हैं। बट ये एक तरीका है। फिर आता है स्टेप 3। हाँ, आइडेंटिफाइंग द वांट एंड कन्फर्मिंग। वांट और नीड में क्या फ़र्क होता है हमको पता है। नीड होती है कि शेल्टर है, सबको घर तो चाहिए। वांट यानी घर कैसे चाहिए? प्लॉट चाहिए तो कैसा चाहिए? कमर्शियल प्रॉपर्टी चाहिए तो कैसी चाहिए? ये सच में ठीक से आइडेंटिफाई करना। उसमें आपको उनको ये आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक आपको क्वेश्चनेयर रेडीमेड बना के देंगे, जो आपके पास में होगा। आपको पता होगा कौन से सवाल पूछने हैं, जिससे अपने आप आइडेंटिफाई हो जाएगा। आपको एक कागज़ या वो क्वेश्चनेयर आगे लेके बैठना है, उनसे कॉल कर रहे हो आप या डायरेक्ट बात कर रहे हो तब, और उनको वो सवाल पूछते जाने हैं। ये दोनों ओपन एंडेड सवाल होंगे, कुछ क्लोज़ एंडेड सवाल होंगे। क्लोज़ एंडेड सवाल यानी मैं बता चुका था कि जिसमें येस एंड नो जवाब है या 1-2 ही ऑप्शन है जवाब देने के। ओपन एंडेड यानी ऐसे डिस्क्रिप्टिव जवाब, जिसका कोई भी जवाब वो दे सकते हैं, ऐसी बात। तो वैसे आपको सवाल पूछने हैं उनसे और उसके थ्रू आपको आइडेंटिफ़ाई करना है एग्ज़ैक्टली क्या। वो जो पहली बार बोलते हैं वही सच में उनकी वांट होती है, ऐसा कंपल्सरी नहीं होता। वो बोलेंगे कि मुझे ऐसा घर चाहिए, बट वो सच ही होता है ऐसा नहीं होता। तो थोड़ा इसलिए जो क्वेश्चनर भी बनेगा, वो डिटेल में वैसा ही बनेगा। जब आपके रोल्स आपको वो वाला पोर्शन हमारा ट्रेनिंग का शुरू होगा, तब उस पे हम बात करेंगे। बट आइडेंटिफाई द वांट, सच में उनको कैसा किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए और उसे कन्फर्मिंग यानी उनसे कन्फर्म कर लीजिए ये चीज़। अच्छा यानी आपको अभी आप बोल रहे थे आपको 3 बीएचके चाहिए था, पर अभी आपका कहना है कि नहीं 2 बीएचके भी चल जाएगा। क्योंकि बजट आपका ऐसा है कि 2 बीएचके सही है आपके लिए ज़्यादा, उसमें आपको बेटर ऑप्शन मिलेगा। फिर 2 बीएचके में आप बोल रहे हैं कि मुझे गेटेड कम्युनिटी में ही चाहिए, या फिर 2 बीएचके में आप बोल रहे हैं कि मुझे गेटेड कम्युनिटी में नहीं चाहिए। जो भी है, वो आपका तय हो जाएगा। फिर आप सोच रहे हैं कि नहीं मुझे सिटी के सेंट्रल एरियाज़ में ही चाहिए, या फिर आइडेंटिफाई हो जाएगा कि नहीं मुझे सिटी के पेरिफेरल एरियाज़ में, सिटी के बाहर में भी चलेगा। तो इस तरह से आइडेंटिफाई कर लीजिए। पूरा उनका जो वांट है, यानी उनको सच में क्या चाहिए, किस तरह का प्रोडक्ट, ये ठीक से आइडेंटिफाई करना और उनसे कन्फर्म करा लेना। ये नेक्स्ट स्टेप 3 है हमारा।
ठीक है, क्लाइंट से कंफर्म करवाइए। देन आता है स्टेप 4। ये होने के बाद अब आता है स्टेप 4, यानी अब आप उनको अपने जो प्रोडक्ट्स हैं आपके पास में उनके बारे में बताओगे। तो प्रोडक्ट को हम इसके पहले प्रोडक्ट के बारे में हमको उनसे बात नहीं करनी थी। इसके पहले बात करके रिजल्ट भी नहीं आता है, फायदा भी नहीं होता है। तो इसके बाद आप बात कीजिए। अब ऐसे में होता है मैं उनका टाइम ले रहा हूँ क्या? क्योंकि आपने इतना वक्त अब तक दिया है, प्रोडक्ट के बारे में बात ही नहीं की कभी। तो टाइम ले रहा हूँ क्या? ये क्यों हम सोचते हैं? भाई आप भी तो टाइम दे रहे हो ना। उनका ही टाइम जा रहा है क्या? नहीं, आपका भी टाइम जा रहा है। तो आपका ऐसा कहना है क्या कि मैं सेल्स वाला इंसान हूँ या मैं मेरा बिजनेस कर रहा हूँ, मैं उनको प्रोडक्ट बेच रहा हूँ तो मेरा टाइम कम कीमती है, ऐसा आपको लगता है क्या? और उनका टाइम ज्यादा कीमती है, ऐसा लगता है क्या? तो ऐसा सोच के तो नहीं चलेगा ना। जैसे उनका टाइम कीमती है वैसा आपका भी टाइम कीमती है। हर किसी की जिंदगी उतनी तो कीमती है। तो वक्त यानी तो आपकी जिंदगी का उतना वक्त जाने वाला है ना। तो ऐसा सोचने के, ऐसा जो गिल्ट अगर रहेगा आपके पास में, आपके मन में, तो कभी भी वो गिल्ट दिखाई देता है। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, ये सोचना ही गलत है। आप भी अपना वक्त दे रहे हो, जो प्रोडक्ट है वो उसके काम का है। आप उसमें से आप अपना बिजनेस कर रहे हो, उसकी जो जरूरत है उसे हम पूरा कर रहे हैं, वो बिजनेस है। तो इसलिए आप समझ लीजिए, और उस घर के कारण उसे कितनी खुशियां मिलने वाली हैं, उसे कितनी सिक्योरिटी मिलने वाली है, उसे कितना सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है, ये आप कभी गिन नहीं पाओगे। तो उसके बारे में हमने चिंता ही क्यों करनी है? ये हमने समझने जैसी बात है। तो क्लाइंट जो होता है उसके काम का होता है, और हमारा काम हमेशा ये रहने वाला है कि हर किसी का विन विन हो, है ना। क्लाइंट का भी विन विन हो। इकोनॉमी का ड्राइवर ही वो है। कस्टमर को चाहिए होता है, वही देते देते इकोनॉमी आगे बढ़ती है, वैसे ही बनती है। इकोनॉमी इज अ सर्वेंट ऑफ ऑल द पीपल, बराबर। बिजनेसेस आर सर्विंग द पीपल इन द एंड। तो इसलिए इसके बारे में कोई गिल्ट रखने जैसी बात नहीं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। सेल्स में कई बार लोगों का हो जाता है कि वो थोड़ा ऐसा लगता है मैं लोगों का ज्यादा वक्त तो नहीं ले लूंगा। ये कभी मत डरिए। आप एक अच्छे इंसान हो, आप रिस्पेक्टेबल इंसान हो, और आपसे वो बात, आप उनसे बात कर रहे हो, वो आपसे बात कर रहे हैं, ये दोनों के लिए बहुत खुशी की बात है। दोनों के लिए हम बोलेंगे कि एक कीमती चीज चल रही है, आप उनसे बात कर रहे हो। यही हमेशा हमारी सोच होनी चाहिए। वैसी सोच आप डेवलप कीजिए। समझ लीजिए, हम क्योंकि हमने सोचा नहीं होता। हम बात कर रहे थे ना कि अनडेवलप्ड कंट्रीज में या डेवलपिंग कंट्रीज में ऐसी सोच है सेल्स को लेकर। तो उसे निकाल दीजिए। आप ये समझिए कि मैं एक इम्पोर्टेंट काम कर रहा हूं, उस इंसान के लिए भी इम्पोर्टेंट चीज है, और उसी से हमने बात करनी चाहिए। वो भले ही आपको समझ रहा है, वो भले ही समझ रहा है यार यार ये मुझसे अभी बिजनेस की बात कर रहा है वगैरह। उसके नजरों से हम क्यों देखें खुद को? हमने खुद की नजर से खुद को देखना चाहिए ना। वो अगर हमारे बारे में ऐसा सोच रहा है, तो वो और और पक्का हो जाएगा अगर हम भी वैसा खुद के बारे में सोचने लगेंगे तो। देखिए, दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं उसे हम डायरेक्ट नहीं कंट्रोल कर पाएंगे, पर अगर हम वैसा नहीं सोचेंगे, हमारा एटीट्यूड जब उसको अलग समझ में आएगा, हमारा पूरा कंडक्ट उसको अलग समझ में आएगा, तो उसकी सोच बदल जाएगी। तो ये बहुत ध्यान में रखने जैसी चीज है। उसके बारे में मत सोचिए। कभी भी ये मत पूछिए कि अपोलोजेटिक मत होइए, मैं आपका इतना वक्त लूं क्या? ऐसा नहीं चलेगा। तो हमेशा आप हक से बात कीजिए। वो वक्त दे रहा है इंसान, तो आप भी वक्त दे रहे हो। हर किसी का वक्त एक जैसा इंपॉर्टेंट होता है। पहले ठीक से रैपो बिल्टअप करो, ठीक से इंट्रोडक्शन दो, और फिर प्रोडक्ट के बारे में बताओ। उस वो अगर अभी वक्त नहीं है उसके पास में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। उसको फिर से आप अलग बार, अलग इसमें उसको बाद में बात कीजिए, उससे कोई इशू नहीं है, ठीक है। फिर आता है प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन। प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन को हमने अब तक उसको हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके दिया है, उसकी वांट आइडेंटिफाई करके दी चुकी। अब उस वांट को लेकर हमारा सॉल्यूशन हम बता रहे हैं। हाँ, आपकी वांट ये थी, ये उसका सॉल्यूशन है। ये ऑप्शंस आपके पास में हैं, या ये प्रोजेक्ट हैं जिसमें ये सॉल्यूशन है। उनकी वांट अगर उनको रहने के लिए चाहिए, उनको कमर्शियल प्रॉपर्टी चाहिए, यानी यूज के लिए प्रॉपर्टी लेनी है तो वैसी है। उनको अगर इन्वेस्टमेंट के लिए लेनी है तो ज्यादा ओपन वांट है उनकी, यानी उसमें ज्यादा ऑप्शन आपके पास हमेशा होंगे। तो वैसे ऑप्शंस उनके सामने रखिए, सॉल्यूशन उनको बताइए। देन ये सॉल्यूशन बताते वक्त उनका अवेयरनेस लेवल आइडेंटिफाई करते रहिए, और उसमें नेसेसरी इंफॉर्मेशन भी उनको देते जाइए।
यानी क्या कि कमर्शियल प्रॉपर्टीज होते हैं तो वो कहाँ पे लेने चाहिए, उसमें लोकेशन का कैसे इंपॉर्टेंस है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज हैं तो उसमें क्या क्या देखना चाहिए। अगर उनको पता ही नहीं कि वहां पे पानी आता है कि नहीं, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है देखने जैसी, तो उन चीजों पे ध्यान रखिए। इसको लेके हमारा जब डिस्कशन होगा रियल एस्टेट के भी बारे में, तो उससे हमारा एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने वाला है सारी चीजों में। तो वहां पे अगर कहीं पे उनका नॉलेज में कमी है तो उसे पूरा कीजिए, इसे आइडेंटिफाई करते करते उनसे बात कीजिए। तो उससे क्या होगा, जब उनको ये सब आपसे पता चलेगा तो वो आपका और उनका और रैपो बिल्ड होगा। एंड में देखिए, आपके और उनके रिलेशन अच्छे करना ही हमारा काम है, ये आपको करना है। और देखिए ना आप, हम ये सारा काम बहुत अच्छे रिलेशन बना के अगर कर पाए, लॉन्ग टर्म रिलेशन जब डेवलप करेंगे लोगों के साथ में, तो देखिए कि यानी रिपीटेड ये हमको हमारा मल्टीप्लाई होता जाएगा काम। हर बार उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपको पता है ये इंसान इन्वेस्ट करता है, हर 1-2 साल में कुछ ना कुछ लेता है रियल एस्टेट में। आप एक बार सक्सेसफुली कर दो, अच्छे रिलेशन बनाओ, अगले 1-2 साल बाद फिर से वही आपको कॉल करेगा, "अरे भई अब बताओ कौन-सा प्रोडक्ट है, अभी लेना है, इतना बजट है मेरा।" तो आप देखिए, अपने आप होना चाहिए। उसके लिए अच्छे रिलेशन हमको उनसे बनाने हैं, और ये सब करने के लिए हमको खुद के बारे में अच्छा सोच के कॉन्फिडेंटली ये सब काम करना पड़ेगा। ठीक है? तो जो भी कहीं पे उनका नॉलेज कहीं कम पड़ रहा है, तो वो नॉलेज आप उसे पूरा कीजिए। ये नॉलेज आपका डेवलप होता जाएगा। रियल एस्टेट में अगर आप में से जो लोग भी नए हैं, उनको कोई ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप ऐसा बोलोगे कि नहीं, मेरा नॉलेज मैं सब बता दूँगा लोगों को, तो लोगों को मेरी क्या ज़रूरत रहेगी? आज के ज़माने में ऐसा सोच के नहीं चलता। आज ऐसा कोई नॉलेज को रोक के किसी का फ़ायदा नहीं होता। आप उल्टा इंसान को 10 चीज़ें बताओ नॉलेज की, उसको पता चलता है 10 बता पा रहा है या नहीं, इसे 100 पता है। आप ये समझिए, आज अलग हो चुका है। आज की दुनिया इन्फॉर्मेशन की। अगर आपके पास का नॉलेज नहीं दे रहे हो और उसे किसी ने अच्छा नॉलेज दे दिया, तो वो उसके पास चला जाएगा। क्योंकि देखिए, नॉलेज मिलना, इन्फॉर्मेशन मिलना आज के ज़माने में बहुत आसान हो चुका है। इसलिए उसे छुपा के रख के किसी का फ़ायदा नहीं होता, आपका भी नहीं होने वाला कभी। ये दिन लद गए पहले, ये बिज़नेस करने के तरीके कि मेरा नॉलेज मैं मेरे ही पास रखूँगा, किसी को नहीं दूँगा। ऐसा नहीं चलता अभी, ठीक है? ओपनली अच्छे से इन चीज़ों का नॉलेज क्लाइंट के साथ एटलीस्ट में, हम यहाँ कहाँ बोल रहे हैं आपको कि आप जो आपका कॉम्पिटिटर है उसके साथ में नॉलेज शेयर कीजिए। हम क्लाइंट की बात कर रहे हैं। तो क्लाइंट से नॉलेज शेयर करना, इनफैक्ट कॉम्पिटिटर से भी ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि नॉलेज तो कहीं से भी मिल जाता है सबको, पर क्लाइंट के साथ तो ज़रूर शेयर करना चाहिए। उनकी जो भी नॉलेज में कमियाँ हैं, उसे पूरी कीजिए और उन्हें आइडेंटिफाई करके दीजिए। देन यस, प्रेज़ेंट द प्रोडक्ट, रेट एंड बाइंग प्रोसेस असर्टिवली बताइए, पोलाइटली बताइए और कॉन्फिडेंटली बताइए। प्रोडक्ट प्रेज़ेंट कैसे करोगे आप? तो आप ब्रोशर्स दिखाओगे, कुछ होगा आपके पास में, आपके पास डिजिटल ऐड होगा, आपके पास में वीडियो एड्स होंगे उसके, जो हम बना के हमने अपलोड किए हुए होंगे, और आपके पास में वेबिनार होगा। तो ये सब उनको प्रेज़ेंट कीजिए। उनको बताइए कि आपको कितना अच्छा इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं। पहले ही आपके पास वीडियो है, डायरेक्ट वहाँ के शूट हैं। आप वहाँ पे अभी वेबिनार में भी आके आप डिटेल में सब पूछ सकते हो। तो ये सारा उनको प्रेज़ेंट कीजिए, और ये बताते वक़्त फिर उसका रेट भी बताया जा सकता है। जो बाइंग प्रोसेस होता है वो भी बताना है, और पर ये सब बताते वक़्त फिर से रेट और बाइंग प्रोसेस वगैरह बताना है, तो वो बहुत कॉन्फिडेंटली बतानी है। तब फिर से कहीं न कहीं, अच्छा मैं अभी रेट बता रहा हूँ यानी मैं तेरे पैसे लेने वाला हूँ, इस ये वाला फीलिंग देके नहीं चलेगा। देखिए, ये एक्सचेंज है, केवल पैसे का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, उन्हें उतना प्रॉपर्टी भी दिया जा रहा है, उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल रहा है उनको। तो ये समझने वाली बात है हमने। तो दोनों एक-दूसरे का भला कर रहे हैं, दोनों इस एक-दूसरे के काम में आ रहे हैं। तो रेट कॉन्फिडेंटली बताइए, बाइंग प्रोसेस कॉन्फिडेंटली बताइए, बट ऑब्वियसली पोलाइटली हम बताएँगे, बात करेंगे, प्रोफेशनली हम बात करेंगे, ठीक है? देन प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन में ही और भी स्टेप्स हैं। प्रोडक्ट के बारे में बताते वक़्त फैबिंग कीजिए। हमने देखा था फीचर्स बताइए, कौन से इम्पोर्टेंट अच्छे फीचर्स हैं, कौन से यूनिक सेलिंग पॉइंट्स हैं, यूएसपीज़ जिसे बोलते हैं उस प्रोडक्ट के। उसके फीचर्स बताइए, हर फीचर का क्या बेनिफिट होने वाला है। फीचर्स यानी कैसे हम समझ सकते हैं, अ, कितना बेडरूम का फ्लैट है, फिर कितने फ्लोर पे हैं, फिर वो उसमें क्या है, ओपन गैलरीज कितने हैं, या जो भी है, वो पूरी सोसाइटी में और क्या-क्या फीचर्स हैं, लिफ्ट है कि नहीं है, जिम है कि नहीं है, स्विमिंग पूल है क्या, प्लेइंग एरियाज़ कहाँ पे हैं, लोकेशन कौन-सा है, ये अलग-अलग फीचर्स हो गए।
उसके बेनिफिट्स भी बताइए जहाँ-जहाँ पे पॉसिबल हैं। हमने ये डिस्कस किया था मार्केटिंग में, केवल फीचर्स बता के नहीं होता, उसके बेनिफिट भी बताने हैं। बेनिफिट्स यानी ये जो फीचर्स हैं, इसका क्या-क्या फ़ायदा होगा और ये फ़ायदा क्यों अच्छा है, ये हो गया एडवांटेजेस, है ना? तो फीचर और बेनिफिट और एडवांटेजेस कि ये फ़ायदा क्यों लेना ज़रूरी है लाइफ़ में या ये बेनिफिट जो है, इससे क्या एडवांटेज आपको मिलने वाला है लाइफ़ में, ये सारे बताना, ये हो गया एडवांटेजेस। तो ये तीनों बताने की कोशिश करनी है, ये अच्छे से बताना है। ये 20-25 मिनट ये पूरे इंट्रोडक्शन को है, उसमें से फैबिंग को भी ठीक से वक़्त दीजिए। अब इसमें होता है हाँ, फिर होता है ये सब हो गया फीचर्स, बेनिफिट वगैरह बता दिया आपने प्रोडक्ट के, उसके बाद आता है टेस्टिमोनियल्स। तो टेस्टिमोनियल्स उसके भी वीडियो होंगे, उस प्रोजेक्ट में अगर किसी ने खरीदे हैं तो। उस कंपनी को लेकर टेस्टिमोनियल्स हो सकते हैं, आपको लेकर टेस्टिमोनियल्स हो सकते हैं, उस सब के लिंक आपके पास में होंगे, वो आप लोगों को भेज दोगे। और या तो आप आमने-सामने बात कर रहे हो तो उनको दिखाओगे। टेस्टिमोनियल्स क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वो कहीं न कहीं वर्ड ऑफ माउथ की तरह काम करते हैं। इस पे हम बात कर चुके हैं कि कोई चीज़ एडवर्टाइज़ से देख के खरीदना, इसे वक़्त लगता है लोगों को। उस पे से विश्वास नहीं इतना बैठता क्योंकि एडवर्टाइज़ तो कोई भी कंपनी बनाएगी ना, कि मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, ऐसा तो ऐड कोई भी करेगा ही। टेस्टिमोनियल क्या होता है कि जिस क्लाइंट ने वो प्रोडक्ट लिया और खरीदा, उसको वो अच्छा लग रहा है। इससे क्या हो गया? प्रोडक्ट की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी, आपकी कंपनी की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी, तो वो टेस्टिमोनियल ज़रूर उनको दिखाइए। वो और एक एश्योरेंस उन्हें मिलेगा। कई बार लोगों को लगता है यार मैं ही क्यों खरीद रहा हूँ एक चीज़? जब उनको पता चलता है कि नहीं बहुत लोग ये चीज़ खरीद रहे हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो उससे एक लोगों को सैटिस्फैक्शन या एक एश्योरेंस भी मिलता है कि चलो ऐसी चीज़ में कोई ऐसी आड़ी-टेढ़ी चीज़ नहीं कर रहा हूँ। यस, तो इस तरह से हमको करना है। तो टेस्टिमोनियल्स भी बहुत ज़रूरी हैं। देन आता है स्टेप 4 उसी में का प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन में का ही एक अगला पार्ट है एफएक्यूज। आपको पता होता है कुछ लोग क्या सवाल पूछते हैं। अब देखिए ये सारा सेल्स प्रोसेस जो है ना एक सेल्स पिच जिसे बोलते हैं, ये आपका डेवलप होता जाएगा। जैसे अक्षय सर ने बताया था कि सेल्स पिच ऐसा रिटर्न हम नहीं देते, वो दे के कभी रिजल्ट नहीं आता। हम आपको उसके बेसिक सिखाएंगे और आप उसका डेवलप कीजिए सेल्स पिच। तो और जो अच्छा सेल करने वाले लोग होते हैं, वो देखते हैं, उनको पता होता है कौन-सी चीज़ें इम्पोर्टेंट है, वो कैसे करनी है। आपका डेवलप होता जाएगा धीरे-धीरे। ये किस तरह से लोगों से आप कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल आपका धीरे-धीरे डेवलप होगा। आप मैं इतनी स्टेप्स बता रहा हूँ, आप अभी से डरिए मत। ये बाद में आप जब इस्तेमाल करोगे आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा हाँ, ये अपने आप ऐसे ही होता है फिर। उसमें गलती नहीं होती, ऐसा हो जाना चाहिए, ठीक है? तो एफएक्यूज़ होते हैं, को फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन्स। क्या पूछते हैं लोग वो पता चल जाता है आपको। उनके थोड़े जवाब आप शेयर कीजिए लोगों के साथ में और फिर बात आएगी यहाँ पे साइट विजिट भी होगा। ये अगर नॉर्मल कोई ऐसा दूसरा प्रोडक्ट होता है तो उसमें प्रोडक्ट का तब डेमो दिया जाता है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट का डेमो के बजाय क्या होगा रियल एस्टेट में तो साइट विजिट की बात होगी। यानी आप अभी समझ सकते हैं यहाँ तक का काम में आपको सपोर्ट करना है। यहाँ तक का काम वैसे देखा जाए तो सेल्स प्रोसेस में आपका है और उसमें आपका प्राइमरी अच्छा बड़ा रोल है। तो ये ज़रूर आपको करना है। फिर होगा साइट विजिट होगा। अब साइट विजिट जो है, इसके बाद का भी सेल्स प्रोसेस ज़रूर आपने सीखना है क्योंकि वहाँ पे आपका सपोर्टिंग रोल भी रहने वाला है। यहाँ तक हमारा भी सपोर्टिंग रोल है प्रो की सेल्स टीम का, बट यहाँ से आगे आपका भी सपोर्टिंग रोल है, याद रखें। अब आता है स्टेप 5 साइट विजिट हो गया। तभी साइट विजिट में जाके कोई तो भी रजिस्टर करा लेगा, बुक करा लेगा, ऐसा नहीं होता। तो आप देखेंगे तो क्लोजिंग जो है, ये स्टेप 5 है। उसके बाद हमको क्लोजिंग यानी फुल सेल, कंप्लीट सेल हो गया। तो यहाँ पे देखिए जब हम क्लोजिंग शुरू करते हैं, तो अगर ये पूरा साइट विजिट पहले का सारा प्रोडक्ट के बारे में सब सुन के, ये सारा एक ही कॉल में होगा ऐसा नहीं है, ये एक ही सेटिंग में होगा ऐसा नहीं है। शायद आपके 2, 3, 4, 10 कॉल हो गए होंगे अब तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अच्छे से कम्युनिकेट कर रहे हो। आप ही कर रहे हो ऐसा नहीं, हमारा भी टीम कर रहा है। मैं इसको अलग-अलग अभी नहीं कर रहा हूँ, आपके रोल आपको बाद में बताने ही वाले हैं। बट यहाँ पे जितना आप सपोर्ट करोगे उतना बेटर होगा। जितना आप सपोर्ट करोगे उतना ही बेटर रिजल्ट आपको आने वाला है, इसलिए पूरा प्रोसेस हम आपके साथ में डिस्कस कर रहे हैं। तो
क्लोजिंग में क्या होगा, तो एक आप बात देखिए यहाँ पे, अगर कस्टमर इंटरेस्टेड ही नहीं है, ओवरऑल उसको कुछ पसंद नहीं आया, तो वो डायरेक्टली नेगेटिव आंसर दे देगा, नहीं नहीं वो प्रोजेक्ट तो पसंद नहीं है। फिर आपको अगर दूसरे प्रोजेक्ट होंगे तो आप उसके बारे में उनको बताओगे, या बोलोगे ठीक है मैं आपके जरूरत के हिसाब से जब प्रोजेक्ट आते हैं तो फिर से कांटेक्ट करता हूँ, तो वो हो जाएगा। बट ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि पहले ही सोच समझ के आपने उनको प्रोजेक्ट बताए हुए हैं। फिर आता है उनके कुछ ऑब्जेक्शन आ सकते हैं, कि ऑब्जेक्शन क्या क्या होते हैं। आपको पता चल जाएगा कि रियल एस्टेट में ऑब्जेक्शन का एक स्पेसिफिक लिस्ट होता है। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज है तो उसमें स्पेसिफिक तरह के ऑब्जेक्शन आएंगे। ऑब्जेक्शन यानी नहीं मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है प्रोजेक्ट का, मुझे लोकेशन नहीं ठीक लग रहा है, या मुझे वो महंगा लग रहा है, या मुझे जो भी ऐसे अलग अलग ऑब्जेक्शन, इसका लिस्ट आपका बन जाएगा धीरे धीरे। एक किस तरह का एक जनरल लिस्ट होता है वो हम भी आपको दे देंगे, पर आपका एक लिस्ट बन जाएगा धीरे धीरे, जैसा जैसा आप ये रेगुलरली काम करोगे तो। और उस पे क्या जेन्युइन आंसर देने हैं, हमेशा ऑब्जेक्शंस को हैंडल करते वक्त हमको जेन्युइन आंसर्स उनको देने हैं, क्योंकि ऑब्जेक्शन इसीलिए बोल रहे हैं इसे कि ये बहुत सही नहीं है। अगर वो ऑब्जेक्शन सही होंगे तो उसे हमको बोल देना पड़ेगा कि ठीक है चलो ये इन्होंने एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम ढूंढा है प्रोजेक्ट में, बट ऐसा नहीं होता। ज्यादातर ये ऑब्जेक्शन उनको केवल एक वहम भी हो सकते हैं, या उनको एक निगेटिवली वो देख रहे हैं बिना वजह से चीज को। तो उसके जेन्युइन आंसर्स भी आपके डेवलप हो जाते हैं कुछ दिनों में। आप ऑब्जेक्शंस को टैकल कीजिए, हैंडल कीजिए। फिर क्लोजिंग का नेक्स्ट पार्ट आता है, प्रॉब्लम लिस्ट भी होती है एक। यानी नॉर्मली प्रॉब्लम लिस्ट, इसकी भी आपकी एक लिस्ट बन जाएगी। प्रॉब्लम्स यानी उनके क्या प्रॉब्लम, नहीं मेरा इतना बजट नहीं है, नहीं वो यानी मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, मेरे को मेरे वाइफ से पूछना पड़ेगा, जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसका भी एक लिस्ट आपका बन जाएगा धीरे धीरे। और उनके भी आप सही जवाब क्या होंगे ये भी आपका एक लिस्ट बन जाएगा। तो वो भी एक प्रॉब्लम को हैंडल करना, प्रॉब्लम आएंगे उनको हैंडल करना, ये भी आपको करना पड़ेगा। इसके बाद आता है नेगोशिएशंस। रेट के बारे में नेगोशिएट कर सकते हैं, फीचर्स के बारे में नेगोशिएट कर सकते हैं। तो वो आप अपना जैसा भी प्रोजेक्ट के लिए वो पॉलिसी तय होगा उसके हिसाब से नेगोशिएशन होगा। ये जो सेल्स वाली टीम होती है वो करने वाली है, उसमें आप सपोर्टिंग रोल में आइए, और उसके थ्रू वो निगोशिएशंस होगा। फीचर्स मुझे बढ़ा के चाहिए, मुझे रेट में कुछ कम करके चाहिए, इस हिसाब से जो भी निगोशिएशंस होगा ये भी बहुत जरूरी है। ये पूरा जब हो जाएगा तब वो सारा बराबर मैच हो जाएगा। और फिर होता है कि एंड का क्लोजिंग, यानी अब ये सब हो गया है, सब पसंद है, सब है, फिर भी अब तक डिसीजन नहीं हुआ है, उसमें तब जरूरी होता है फॉलोअप और पेशेंस रख के फॉलोअप। ये फॉलोअप सेल्स की टीम भी करेगी, बट ये फॉलोअप में आपको सपोर्टिंग रोल में आना है। तो जब भी आपको बोला जाए आपके साथ में हम स्ट्रेटेजी डिस्कस करते जाएंगे, सेल्स टीम भी आपके साथ कम्युनिकेट करती जाएगी, और ये फॉलोअप करके ऑर्गेनाइज तरीके से काम करेंगे और उसमें से बेटर रिजल्ट लेके आएंगे। और फिर स्टेप 5 होती है, ऑर्डर कंफर्म हो जाती है, आगे की प्रोसेस शुरू हो जाती है, और फिर डील क्लोज होती है। आगे का ये जो है ऑर्डर कंफर्म होते ही आगे का पूरा काम, डॉक्यूमेंटेशन, ये सारा सारा काम, इसमें आपको बिल्कुल ध्यान नहीं डालना है, ये पूरा प्रो सेल्स टीम करने वाली है, आपको पता है। तो क्लोजिंग यानी अभी बिजनेस अपना कंप्लीट हुआ, अब वो जो क्लाइंट है उसने वो परचेस कर लिया और आपने आपका काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से सेल्स का पूरा प्रोसेस होता है। ये सेल्स का प्रोसेस आप फिर से पढ़िए, कई बार इसके बारे में सुनिए, और इसको मन में आप एकदम फिट बिठा लीजिए। अब ये फॉलोअप में एक और एडिशनल चीज जिसे ऑन द स्पॉट सेल बोलते हैं, ये बहुत ही कम होता है। यानी साइट पे आए और पहले विजिट में ही सेल कर लिया। ये साइट यानी साइट पे आने को भी 15 दिन से ज्यादा लगते हैं, इसलिए जो हमने पहले इंट्रोडक्शन में बोला था, इंट्रोडक्टरी वेबिनार जब आपने सुना, तो उसमें हमने बोला था कि रियल एस्टेट में मिनिमम 15 दिन तो लगते ही है। तो ज्यादातर ये साइट विजिट वगैरह 15 दिन तक तो उसको ही टाइम लग जाता है। बट पहले ही विजिट में सेल हो जाना, जिसे ऑन द स्पॉट सेल बोलेंगे, ये 10% से ज्यादा नहीं होता। तो बाकी सारे इसमें हमको फॉलोअप करना पड़ता है, इसलिए उसको ध्यान भी देना पड़ता है। फॉलोअप के बारे में हम बहुत बार बात कर चुके हैं और करते रहेंगे, इसलिए मैं, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अभी। ठीक है, अब तक का पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया है? हाँ तो प्लीज यस टाइप कीजिए यहाँ पर।
फिर मैं अगले इस पे जाता हूँ, सेल्स फंडामेंटल्स। ओके विकास जी, स्टेप 1 हमारा इंट्रोडक्शन था विकास जी। स्टेप 1 जो था वो बेसिक इंट्रोडक्शन था। आप एक बार वीडियो सुन लीजिए और अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आता है तो मुझे फिर से पूछिए। अभी के लिए हम आगे बढ़ते हैं। स्टेप 1 में कोई स्पेसिफिक आपका कोई सवाल होगा तो पूछ लीजिए फिर से, ठीक है? आप पूरा ही एक्सप्लेन करने को बोल रहे हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप एक बार वीडियो देख लीजिए, उसमें से नहीं समझा तो मैं आपको बताता हूँ। या ओके, यस। नाउ अभी सेल्स करते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना है, ये क्या फंडामेंटल्स है जिनका हमें ध्यान रखना है, तो इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। फिर भी मैं थोड़ा आपको फिर से हाईलाइट कर रहा हूँ कुछ चीजों को। आपको लगेगा ये रिपीटेड क्यों बातें बोल रहे हैं, बट रिपीटेशन बहुत जरूरी होता है चीजों को याद भी रखने के लिए, उसका इंपॉर्टेंस समझने के लिए। कई बार हम जब नेक्स्ट टाइम सुनते हैं तो ऐसी कोई चीजें क्लिक होती है हमको जो पहले बार सुनने पे नहीं हुई होती, तो इसलिए थोड़ा रिपीटेशन मैं करता हूँ हमेशा। आपको बोर हो रहा होगा तो मुझे माफ कीजिए, पर ये जरूरी लगता है इसलिए करते हैं, ठीक है? ये देखें, डोंट सेल द प्रोडक्ट अनलेस यू आर कन्विंस्ड विद इट। ये यानी ये जब हम करते हैं ना, पहला चीज कि हम पहले कन्विंस्ड है प्रोडक्ट को लेके, तो जो आगे का जो सेल करने का लोगों को गिल्ट होता है वो कम हो जाएगा आपका अपने आप। आपको अगर पता है ये प्रोडक्ट अच्छा है तो बात ही खत्म हो गई। प्रोडक्ट अगर अच्छा है तो उसे आप सेल करने के लिए अगर किसी को आप यानी अच्छे से उसे आप कन्विंस कर रहे हो, उसके लिए आपने जो भी टेक्निक्स इस्तेमाल किए, उसको लेके आपको कोई बुरा लगने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट तो अच्छा है। अच्छी चीज अगर उसको मिल रही है उस कस्टमर को, तो उसमें फिर कई बार क्या होता है, लोग खुद निगेटिव होते हैं और इसलिए डिसीजन नहीं लेते हैं। और सेल्स में हमको ये करना होता है कि उनको पॉजिटिव डिसीजन लेने पे उनको हमको अ, एक तरह से बोलेंगे तो फोर्स करना है। उनसे पॉजिटिव डिसीजन हमको लेके दिखाना है, अचीव करना है। उनके खुद के राह के वो रोड़े हैं, उनके यानी उनके काम के वो खुद ही किसे बोलेंगे हम, हर्डल है। उनके ही काम में वो खुद हर्डल है और आपको वो हर्डल दूर करना पड़ता है। तो ये कब कर पाओगे आप, जब आप पहले खुद कन्विंस्ड हो प्रोडक्ट के बारे में। तो हमेशा डोंट सेल द प्रोडक्ट अनलेस यू आर कन्विंस्ड विद इट, ये मैं बोलूंगा। तो और कन्विंस होने के लिए हमने पहले ही बोला कि प्रो रियल्टी कंसल्टेंट अच्छे से चेक करके ही प्रोडक्ट रखेगा हमेशा। आप फिर से रीचेक कीजिए उन सारी चीजों को। वो रीचेक कैसे करना है इसको लेके आपका डिटेल में अच्छे से आपको गाइडेंस मिला होगा कि कोई भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का कैसे असेसमेंट करना होता है। उसके बाद उसे आपने चेक किया और फिर आप बी कन्विंस्ड कि अपना प्रोडक्ट अच्छा है, एंड देन पॉजिटिवली कॉन्फिडेंटली सेल कीजिए। सेकंड, बी ऑनेस्ट, ट्रांसपेरेंट एंड एथिकल। ये हम इंट्रोडक्टरी में भी बोल चुके हैं, इसके बाद भी 2-3 बार बोल चुके हैं। हमको लॉन्ग टर्म काम करना है, शॉर्ट टर्म में काम नहीं करना है। हमको बस एक डील नहीं करनी उस इंसान के साथ, हमें उस इंसान को अपना लाइफ लॉन्ग का कस्टमर बनाना है। कस्टमर नहीं बनाना है केवल, हमें लाइफ लॉन्ग का एक रिलेशन डेवलप करना है उनके साथ में, कि वो हमारे नेटवर्क का हिस्सा बन जाए, है ना? मार्केटिंग यानी हमारे वो रूट्स हैं वो ट्री के, हम लोग। और वो रूट ऐसे होने चाहिए जो मजबूत हो एकदम। तो वो जितने होंगे उतना ही हमारा काम दिन ब दिन आसान होता जाने वाला है। तो उसके लिए ट्रांसपेरेंटली, ऑनेस्टली काम करते हैं, एथिकली काम करते हैं। देन थर्ड, और पूरा अप्रोच बिहेवियर हमारा प्रोफेशनल रखें। तो यानी इसमें से कई लोग आपके पर्सनल पहचान के भी होंगे, तो उनसे आपके पर्सनल रिलेशन है वो अलग विषय हो गया। बट अभी जैसा अगर आप किसी का कोई दुकान होगा, उसका अगर वहां पे कोई दोस्त आ गया, तो क्या वो उससे एकदम ही यानी घर में जैसे बात करता है वैसे कर पाएगा क्या? नहीं। तो एक प्रोफेशनली, इससे जैसे ऑफिस में कोई आपके पहचान का मिलने आता है, तो जैसे आप घर में होते हो वैसे उनके साथ में ऑफिस में बर्ताव करते हो क्या? नहीं, वैसे ही। तो उनका आपका पर्सनल लाइफ होगा वो बहुत अच्छी बात है, बट ये जो डीलिंग हम लोगों के साथ में करेंगे, यहाँ पे हमने प्रोफेशनल रहने की कोशिश करनी है, प्रोफेशनली करना है, ठीक है?
देन सेल्स फंडामेंटल्स में कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन स्किल्स हमने सीखे उसको आप 100% फॉलो कीजिए। जब भी आप पूरा आपका कम्युनिकेशन एक बार हुआ किसी से, समझिए आप फोन पे बात कर रहे हैं लोगों से, तो जो फोन पे आपके बात की उसके बारे में हमेशा रेगुलरली सोचिए। आप ये कॉल रिकॉर्ड भी कर सकते हैं शुरू में और उनको फिर से सुनिए, और उसमें जो भी कम्युनिकेशन के आपके रूल आपने सीखे हैं उनको फिर से चेक कीजिए कि ये रूल सही है कि नहीं, ये रूल फॉलो कर रहा हूँ कि नहीं मैंने, कि मैं कहीं रूल्स को तोड़ रहा हूँ, कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा हूँ मेरे कम्युनिकेशन में। इसे आप चेक कीजिए। देखिए अब तक हमको बात करने की बहुत आदत है जिंदगी में, पर हमको ऑर्गेनाइज कम्युनिकेशन करने की आदत होगी ऐसा कंपलसरी नहीं। बात करना और तय करके ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिकेशन करना, जिसके थ्रू कोई, जैसे ट्रेनिंग में कर रहा हूँ मैं, बात करना तो कर सकता है हर कोई, बट जब ट्रेनिंग करना होता है तो एक स्पेसिफिक प्लानिंग के साथ ट्रेनिंग करना पड़ता है कि मुझे ये बातें बोलनी है, इस तरह से बोलनी है, ये नहीं बोलना है, इसकी मुझे प्रैक्टिस डेवलप करनी पड़ती है। वैसी बात है सेल्स हो गया, वैसी बात है टेलीकॉलिंग हो गया। बिजनेस करना है तो कम्युनिकेशन के थ्रू तो होता नहीं है मेनली, और सेल्स एंड मार्केटिंग करना है उसमें तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो कम्युनिकेशन के जो सारे लॉज हैं उन्हें उन्हें मैं फॉलो कर रहा हूँ कि नहीं, इसको जरूर चेक करते रहिए। ये गलतियां होती है, ये हर किसी से होती है। मैंने कम्युनिकेशन के लॉज आपको बताए, पर इसका मतलब मेरी कभी कम्युनिकेशन में गलती नहीं होती, ऐसा नहीं होता। जो ये सारा हम प्रेजेंटेशन डिजाइन करते हैं, जो R&D का टीम प्रोबेबिलिटी कंसल्टेंट का है, प्रोबेबिलिटी के डायरेक्टर्स हैं, उनसे कोई गलती कभी नहीं होती, ऐसा नहीं होता है। हमको ध्यान रखना पड़ता है इन चीजों का, चेक करते रहिए। पर जितना बेटर हम करेंगे, तो हमेशा रिव्यू कीजिए। जब भी आपने कम्युनिकेशन, शुरू में तो ये जरूर करना कि कम्युनिकेशन हुआ उसको रिव्यू कीजिए। मैं कहीं गलत हुआ क्या, मैं कैसे बेटर कर सकता था, इस पे सोचिए। एनालाइज कीजिए हर बार वो कॉल को या बात को। आपने एक्चुअल भी मिला तो भी कोई इशू नहीं, आपने फोन पे बात की तो भी कोई इशू नहीं। इसको एनालाइज कीजिए, रिव्यू करते रहिए, और कम्युनिकेशन को 100% एक्यूरेसी से हमको करने की कोशिश करनी। अभी मैं कोई 100% एक्यूरेसी कर पाता है कंपलसरी ऐसा नहीं है, पर हमको कोशिश 100% एक्यूरेसी की करनी है। जितना हम एक्यूरेट होते जाएंगे उतना बेटर रिजल्ट आता जाएगा। देन हाँ देखिए, अब ये जो रियल एस्टेट का फील्ड होगा, जो इंडस्ट्री है, अब ये जो प्रोजेक्ट है, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट जिस बिल्डर का है, और जो अभी का स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है, बिल्डर के भी बारे में इंफॉर्मेशन ठीक से लाना, रियल एस्टेट की ओवरऑल जो सिनारियो है उसकी भी आपको अच्छे से इंफॉर्मेशन होना, और उस प्रोडक्ट की ठीक से इंफॉर्मेशन होना, ये बहुत जरूरी है। इस पे थोड़ा रिसर्च कीजिए, थोड़ा वक्त दीजिए, समझ लीजिए ठीक से। जो ब्रोशर्स आपके पास में है, जो सारा आपके पास में पब्लिसिटी मटेरियल है, इसके अलावा एक R&D उन चीजों का ठीक से आप जितना कर सकते हैं वो जरूर कीजिए। सेल्स के लिए ये जरूरी चीज होती है। ठीक है, अभी जैसा हम बोलते रहते हैं कि आपका काम जो है वो मार्केटिंग एंड प्री सेल्स का है, एक्चुअल सेल्स जो है वो सेल्स टीम करेगी प्रो की। बट इसमें आप देखिए आपको रिजल्ट बेटर कब आएगा, जब आप उतना कंट्रीब्यूशन ज्यादा करोगे, तो उसमें आपको बेटर रिजल्ट आता जाएगा। हमारी तो कोशिश रहेगी, पर आपका एक जर अगर सपोर्ट मिला तो सीधी सी बात है, अगर सपोर्ट होगा अच्छा तो और बेटर रिजल्ट आएंगे। इसलिए हम सेल्स का पूरा चीज आपके सामने भी रख रहे हैं। ये सब प्रो की सेल्स टीम करने ही वाली है, पर आपको भी इसके लिए जितना आप रेडी होंगे, अब समझिए हम पार्टनर्स, जितने पार्टनर्स बनते जा रहे हैं उसमें से जितने पार्टनर्स ये बहुत अच्छा करेंगे उनको बहुत बेटर रिजल्ट्स आएंगे। जो पार्टनर वो चीजों पे ध्यान नहीं देंगे उनको उतने रिजल्ट शायद कम आएंगे। सेल्स टीम के कारण कभी कभी गलती से रिजल्ट आएंगे, बट उनको कम आएंगे ओवरऑल में आप देखेंगे। तो ये हमको ध्यान में रखना है। तो R&D कीजिए ठीक से, इंडस्ट्री का, यानी रियल एस्टेट का क्या स्टेज है वहां पे, कंपनी का यानी वो डेवलपर वगैरह कैसा है क्या है, एंड प्रोडक्ट का या एग्जैक्ट प्रोजेक्ट कैसा है, इसका ठीक से R&D कीजिए, उसके बारे में अवेयर रहिए। हाँ, देन ये होता है जब एक्चुअल सेल करना होता है, तो ये सेल्स टीम की बात है वैसे देखा जाए तो। बट आपके पास में ईमेल्स होंगे, आपके पास में वीडियो लिंक्स होंगे, आपके पास में पब्लिसिटी मटेरियल के लिंक्स होंगे या वो ग्राफिक्स होंगे, तो वो सारे आपके पास में होने चाहिए जब आप कॉल कर रहे हो इस प्रोजेक्ट को लेकर। उस प्रोजेक्ट को लेकर जो भी आपने कॉल किया था, जो जो लोगों के पब्लिसिटी मटेरियल आपके पास में अवेलेबल है उस प्रोजेक्ट का,
वो सारा आपके पास में रेडी हो। ठीक है, तो इसके अलावा यानी ये पहला हो गया कि गैदरिंग ऑल कोलैटरल्स एंड टूल नीडेड टू सेल, तो ये सब आपके पास में रखना चाहिए कभी भी कॉल करते वक्त। फिर प्रिपेयरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द कंटेंट रिक्वायर्ड फॉर सेल्स, तो जैसे एफएक्यू का लिस्ट है वो पास में रखिए। फिर ऑब्जेक्शन प्रॉब्लम्स का लिस्ट है वो पास में रखिए। प्राइसिंग पॉलिसी है वो पास में रखिए। ऑर्डर प्रोसेस जो होने वाली है वो साथ में रखिए। सेल्स पिच जो होता है उसके अगर कोई पॉइंटर्स आपने निकाल के रखे हैं, जैसे आज का हमारा सेशन है उसके पॉइंटर्स, उसे साथ में रखिए। तो हमेशा ये चीजें सामने रख के कॉल करें, काम करें। इससे क्या होगा कि गलतियां कम होती जाएंगी और फिर एक प्रोफेशनली आप कर रहे हो काम। जो भी बोलते हो वो रेडी आपके पास अवेलेबल है और वो आप उनको भेजते जा रहे हो जल्दी जल्दी। ऐसा जब होगा तो उसके बेटर रिजल्ट्स आएंगे, हम समझ सकते हैं। देन यस, getting trained and practicing until it becomes a habit। देखिए हैबिट्स कैसे बनते हैं, तो कोई काम अगर आप रेगुलरली करते रहो करते रहो करते रहो तो बाद में उसकी हैबिट बन जाती है। जैसे आपने साइकिल सीखना जब शुरू किया था तो शुरू में आपको हर चीज बहुत ध्यान से करनी पड़ती थी। पेडल कैसे मारने हैं, फिर बैलेंस कैसे संभालना है, इन सारी चीजों के बारे में बहुत ध्यान देना पड़ता था। फिर कहाँ पे ब्रेक कैसे मारना है और ये सब कैसे एक साथ करना है, ये सब आपको शुरू में सीखना पड़ा था। बट जब उसे आप रेगुलर करते रहे और कुछ दिनों में क्या हो जाता है, वो ब्रेन में रिकॉर्ड हो जाता है, जिसे हम ऐसा भी बोलते हैं कि ब्रेन में प्रोग्राम हो गया अभी। यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट साइकोलॉजी की भाषा में उसे बोलते हैं कि वो अभी ब्रेन में प्रोग्राम हो गया या अभी आपके सबकॉन्शियस का हिस्सा बन गया। अब आपको अगर जब साइकिल चलानी होती है एक बार आने के बाद में 5-6 महीने बाद, अब जब आप साइकिल चलाते हो तब आपका कुछ ध्यान भी देना नहीं पड़ता, पेडल अपने आप चलते रहते हैं। अब अपने आप ब्रेक भी लगा सकते हो, एक दूसरे से बातें करते हुए साइकिल चलाते हो, आप इधर उधर देख भी पाते हो, कुछ ध्यान नहीं देना पड़ता। तो वैसा हर काम का करना चाहिए। तो जैसा अभी कम्युनिकेशन आपको करना है, लोगों को व्हाट्सएप पे मैसेजेस डालने हैं, ब्रॉडकास्ट करने हैं, ये सारी चीजों के हैबिट बना डालिए। उसका अच्छे से ट्रेनिंग लीजिए कम्युनिकेशन का, और हैबिचुअली वो बराबर वैसे ही फिर निकलता है। उसके लिए अलग से आपको एफर्ट नहीं लेने पड़ते, अपने आप होता है आपसे। तो उसके लिए ठीक से ट्रेन होना और इतना प्रैक्टिस करना कि वो बाद में आपकी हैबिट बन जाए, अपने आप आपसे बिहेव वैसा होने लगे। तो ये सारे सेल्स प्रोफेशनल के लिए बहुत जरूरी है। सेल्स पिच जो हमने प्रोसेस पूरी डिस्कस की, वो उन्होंने वैसे उसकी प्रैक्टिस करनी होती है। देन और दिन ब दिन इस तरह से आप देखेंगे तो बेटर सेल्स पर्सन होने की कोशिश कीजिए। अब सेल्स करने के एज अ करियर सेल्स चूज करने के क्या फायदे होने वाले हैं, ये हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में। बट सेल्स प्रोफेशन क्यों अच्छा है ये तब हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट जैसा आप कुछ तो हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं कि सेल्स के बिना बिजनेस ही नहीं हो सकता, बिजनेस के बिना इकोनॉमी नहीं आगे बढ़ सकती। सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ब्रेन मेन स्टेम जो होता है पेड़ का वैसा है। वो अगर वीक होगा तो वो पेड़ खड़ा ही नहीं रह पाएगा, वो ढह जाएगा, सारा बिजनेस ठप हो जाएगा। तो सेल्स बहुत जरूरी चीज है और इसके लिए सेल्स वाला हर इंसान कभी भी अनएम्प्लॉयड रह नहीं सकता, क्योंकि हर कंपनी को सेल्स वाले लोगों की तो हमेशा जरूरत होती है। कि किसी भी कंपनी को देखिए, वो उनके पास 10 प्रोफेशनल है सेल्स के, पर आप अगर बेटर हो तो वो 11वां रख लेंगे आपको, उल्टा आपको टीम लीडर बना देंगे उनका, क्योंकि उनको आप चाहिए, क्योंकि आप सेल्स वाले हो, आप हमेशा उनको बिजनेस लाके देने वाले हो। आप ओवरहेड नहीं हो, आप लायबिलिटी नहीं हो, आप एसेट हो उनके, ये हमेशा याद रखें। तो ये फर्क होता है सेल्स प्रोफेशनल का, और भी बाद में हम डिटेल में डिस्कस करने ही वाले हैं इसको। Then take your customer on a journey, they will want to come back to experience again। ये सेल्स की जब भी हम बात करते हैं लोगों से, वो इतनी प्लेजेंट और अच्छी होनी चाहिए, धीरे धीरे स्माइल से, वार्मनेस से, प्यार से, अच्छे से रिस्पेक्ट देकर, प्रोफेशनली, कि आपसे बात करना उनको अच्छा लगना चाहिए। पूरा सेल प्रोसेस हुआ, वो ऐसा कुछ होने की जरूरत थोड़ी है कि यार अरे बाप रे मुझे सेल करना है। उसके बजाय ऐसा होना चाहिए कि यार बढ़िया है, चल बता भी और क्या नया लेना है, ऐसा उनको लगना चाहिए आपके बारे में।
इतना अच्छा सेल्स प्रोफेशन बना जा सकता है और बना जाता है। जो अच्छे सेल्स में काम करते हैं सक्सेसफुली, उनके ऐसे ही इंप्रेशन लोगों पे होते हैं कि लोग जब अगली बार उन्हें कुछ लेना होता है, लोग खुद उनका अप्रोच करते हैं, "ये यार चल अब बता कैसे करेंगे? अभी ऐसा इतना बजट है, ये चीज़ लेनी है, बता कैसे करें?" वो जो जर्नी उनका है, वो जो सेल्स का पूरा जर्नी उनका चलने वाला है, वो इतना प्लेज़ेंट हो, इतना अच्छा लगे कि उन्हें वो एक्सपीरियंस फिर से लेने की इच्छा हो। इसके लिए अब आप क्या-क्या कर सकते हो उसके बारे में सोचिए। इससे क्या हो जाएगा, आपका पूरा बिज़नेस ही आपको मज़ा देने वाला हो जाएगा। यानी मज़ा क्या है? मैं अलग-अलग लोगों से डील कर रहा हूँ। आप में से हो सकता है कुछ लोग इंट्रोवर्ट हो, इतना लोगों से कम्युनिकेशन नहीं किया हो। उसको एक अच्छा आपको चांस मिल गया इस बिज़नेस के बहाने। अब मैं लोगों से बात कर पाता हूँ, अलग-अलग लोग होते हैं, उनसे मैं रिलेशन तैयार करता हूँ अच्छे। एक अपॉर्च्युनिटी है और उसमें से आप देखेंगे तो और वो इतना प्लेज़ेंट करने की कोशिश कीजिए। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं सोचिए। कैसे उसको और बेटर एक्सपीरियंस बनाया जा सकता है? फॉर अ कस्टमर हाउ इट कैन बी मेड अ बेटर एक्सपीरियंस, इसके बारे में सोचिए, वो प्लेज़ेंट एक्सपीरियंस बनाइए उनके लिए और उसे आप वैसे जब करेंगे, वैसा जब सेल करेंगे, तो उससे आप देखेंगे बहुत अच्छे रिजल्ट आने लगेंगे। यानी सेल हुआ यानी अब आप दुकान में गए और कुछ खरीदा, इज़ इट अ प्लेज़ेंट एक्सपीरियंस? नो, इट इज़ नॉट अ वेरी प्लेज़ेंट एक्सपीरियंस। बट वही आप देखेंगे मॉल में जाके खरीदना, इज़ अ बेटर एक्सपीरियंस। क्योंकि वहाँ पे आप बहुत ट्राई कर सकते हो, बाकी चीज़ें वहाँ पे फूड मॉल भी होता है वगैरह, वगैरह, वगैरह। तो यही हुआ ना, तो वैसे ही जो रियल एस्टेट का भी सेल्स है, उसे हम कैसे बेटर एक्सपीरियंस बना सकते हैं, प्लेज़ेंट एक्सपीरियंस बना सकते हैं, इसके बारे में सोचिए। उसको लेके अलग-अलग हम आइडियाज़ शेयर करते रहेंगे आपके साथ में, बट एक एटीट्यूड हम आपको दे रहे हैं इस पॉइंट के थ्रू। देन ये बात हम कर चुके हैं पहले भी, अक्षय सर ने भी आपको बताई कि जो डिसीजन मेकर होता है उसे आइडेंटिफाई करो। रियल एस्टेट में डिसीजन मेकर के साथ-साथ में इन्फ्लुएंसर होता है, कोई तो भी चाचा, कोई तो भी दादा, कोई तो भी दादी, कोई तो भी नानी। तो ये क्या है? कौन इन्फ्लुएंसर है? इसे भी थोड़ा आइडेंटिफाई करो। और देखिए, आप तो सही इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, बट ऑब्जेक्शन उठाने वाला कोई तीसरा ही है जो आपके नज़रों में ही नहीं है। आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, आपने बहुत अच्छा प्रोडक्ट दिया, बट जो ऑब्जेक्शन उठा रहा है, उसका वो जो एक हम बोलेंगे कि अवेयरनेस, वो आप कर ही नहीं रहे हो। उसके ऑब्जेक्शन को हैंडल नहीं कर रहे हो और उसके ऑब्जेक्शन के कारण चीज़ें रुक रही हैं। तो इसे आइडेंटिफ़ाई करना हमको सीखना पड़ता है। धीरे-धीरे समझ में आएगा आपको, कैसे ये आइडेंटिफ़ाई करना है, ये पता चल जाएगा आपको और उसे आइडेंटिफ़ाई करके फिर वो जो डिसीजन मेकर एंड इन्फ्लुएंसर है, उसके साथ में ये ठीक से सेल करना बहुत ज़रूरी होता है। जो आपके सामने आपसे डील कर रहा है वही डिसीजन मेकर है, हर बार कंपल्सरी नहीं होता। आप समझ सकते हैं, ठीक है? तो आइडेंटिफाई द डिसीजन मेकर इन्फ्लुएंसर। हाँ, नॉलेज रखो कॉम्पिटिटर कैसे हैं। यहाँ पे कॉम्पिटिटर क्या होगा आपके दूसरे जो प्रोजेक्ट्स हैं, उसका नॉलेज होना चाहिए। उनको कभी बुरा मत बोलो। आपके पास जो प्रोडक्ट है सेल के लिए अच्छी बात है, बट दूसरा जो लोगों का प्रोडक्ट है उसे बुरा मत बोलो, ठीक है? वो बोलो वो भी अच्छा है। मैं आपको ये बता रहा हूँ। आपका प्रोडक्ट अच्छा है बोलो और दूसरों का प्रोडक्ट बुरा है मत बोलो, कभी भी मत बोलो। दूसरा कोई अगर कॉम्पिटिटर आपका है सेल्स करने वाला या इस तरह का कोई दूसरा नेटवर्क है, उन्हें बुरा मत बोलो। इसके अच्छे परिणाम लोगों पे नहीं होते, ठीक है? साउंड नहीं आ रहा है क्या आपको प्रवीण जी? सबको साउंड आ रहा है? सबको मेरी आवाज़ आ रही है ना? हाँ, यस। प्रवीण जी सबको आवाज़ आ रही है? आपको ही चेक करना पड़ेगा आपकी साइड से। तो कॉम्पिटिशन के बारे में ठीक से नॉलेज रखो। आपके पास वो अगर नहीं है, तो लोगों को विश्वास नहीं होगा आप पे, क्लाइंट को, पर उसको बुरा मत बोलो। सेकेंडली, आप क्यों अलग हो उस कॉम्पिटिशन से, ये आपको पता होना चाहिए और उसे एक्यूरेटली कन्वे करो, मैनिपुलेशन किए बिना, बढ़ाए-चढ़ाए बिना नहीं। प्रवीण जी हमारे यहाँ से सबको आवाज़ जा रही है, तो हमारे साइड में प्रॉब्लम नहीं है। आप एक बार बंद करके फिर से शुरू कीजिए।
आप एक बार एग्जिट हो जाइए। अरे इनको आवाज ही नहीं आ रही, मैं बता के कैसे चलेगा। ठीक है, तो ये नॉलेज लो, कॉम्पिटिटर्स का ठीक से रखो, और आप कैसे डिफरेंट हो, या जो प्रोडक्ट हम दे रहे हैं वो कैसे डिफरेंट है, इसे इसे एक तो समझ लो ठीक से कि हम कैसे डिफरेंट हैं, और उसे विदाउट मैनिपुलेशन लोगों तो कन्वे करो। देन ये 14 पॉइंट आपको ये लग सकता है कि कैसे क्रिएट अर्जेंसी, यूज टेंशन। यूज टेंशन यानी क्या? अभी कई बार वो बहुत सीरियस जरूरत होती है वो क्लाइंट की, बट उसे वो लाइटली ले रहा होता है। तो अगर वो चीजों का सीरियसनेस उसे समझाना, ये अगर अच्छी बात है, उसका टेंशन बढ़ाना कभी कभी जरूरी हो सकता है। एंड में क्या, इसका एंड प्रोडक्ट क्या करना है हमको? उसके टेंशन एंग्जाइटी तो नहीं बढ़ा दी लाइफ में। एंड प्रोडक्ट क्या चाहिए कि उसको अर्जेंसी आप याद दिला रहे हो, ये प्रोडक्ट उसके लिए क्यों अच्छा है, ये फिर हाथ से कैसे निकल जा सकता है, ये अभी ये चला गया तो फिर क्या प्रॉब्लम होगा। ये जो भी चीजें हैं इनको जेन्युइनली करो, बट अगर ऐसा कुछ है तो, और अगर वो बहुत लाइटली ले रहा है, बिना वजह से वो डील नहीं कर रहा है, बिना वजह से वो फालतू में उसे आगे बढ़ाते जा रहा है, तो ऐसे में टेंशन इस्तेमाल करना, टेंशन को ठीक से इस्तेमाल करना बहुत अच्छी बात होती है। उससे उसका ही फायदा होने वाला है। ठीक है, तो अर्जेंसी क्रिएट करो प्रोडक्ट के बारे में। उसको ये भी पता होना चाहिए आपके हिसाब से आपका भी वक्त जरूरी है। कितना भी वक्त आप उसका ले रहे हो वो आपका ले रहा है, और आप देते जाओगे ऐसा नहीं है। इससे एक अर्जेंसी क्रिएट होती है। दूसरा, उसके लाइफ में सच में अगर प्रॉब्लम्स हैं और उसको इस प्रोडक्ट की अगर सच में जरूरत है, तो उसको लेके एक थोड़ा टेंशन सच में उसको रियलाइज कराना कि कितनी जरूरी चीज है, जिसे एक टेंशन देना थोड़ा के लिए देर के लिए बोल सकते हैं। तो उसे हमें इस्तेमाल करने में कुछ गलत नहीं है। इससे एक यही होने वाला है कि उसका डिसीजन मेकिंग हमने स्पीड अप किया, और जिससे उसने डिसीजन लिया, एक काम हुआ और उसका फायदा उसे भी हुआ, है ना? तो इसके लिए इसे भी डर यूज करना चाहिए। देन 15, बी स्मार्ट नॉट नाइव। अब हमने तो बात की कि पूरा ऑनेस्टली हमने करना है काम, ट्रांसपेरेंटली काम करना है, अच्छे प्रोजेक्ट्स ही देने हैं, अच्छा प्रोडक्ट ही सेल करना है। हमारी ऑनेस्टी बहुत अच्छी बात है, पर ऑनेस्टी के साथ में भोलापन रहना अच्छी बात नहीं। अगर आप भोलेपन से रहोगे तो क्या होगा, इस ऑनेस्टी का दूसरे लोग फालतू में फायदा उठाएंगे। तो जिनसे भी हम डील कर रहे हैं, वहां पे आप याद रखिए, कस्टमर भी ऐसा करते हैं। कस्टमर भी बिना वजह आपका वक्त वेस्ट करते हैं, बिना वजह आपका पैसा वेस्ट कर सकते हैं, बिना वजह आपको घुमाते रह सकते हैं। तो बी स्मार्ट ऑल्सो। वी शुड बी ऑनेस्ट, बट वी शुड नॉट बी नाइव। तो ऑनेस्ट रहो, बट आपके ऑनेस्टी का फायदा मत उठाने दो किसी को। ओके, आपको पता चला, ये धीरे धीरे आपका डेवलप होता जाएगा कि अच्छा ये क्लाइंट मेरा टाइम वेस्ट करता है, ये क्लाइंट से कुछ आने नहीं वाला, ये क्लाइंट खुद की डिसीजन नहीं लेने वाला, या इसका कुछ तो भी दूसरा इशू। उसे सॉल्व करने की ठीक से कोशिश कीजिए, पर उसमें स्मार्ट बनिए, स्मार्टली उसे हैंडल करना सीखिए। फिर कैसे इसे हैंडल किया जाए, रिजल्ट आना चाहिए ना। बी स्मार्ट यानी आप रिजल्ट ओरिएंटेड रहो। बस मैं मेरा ऑनेस्टली काम करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ, वो करना ही है, बट वो स्मार्टली करना है, यानी रिजल्ट के लिए करना है। तो ठीक है, तो स्मार्ट बनिए, नाइव मत बनिए। इसके कुछ ऐसा टेक्निकल जब प्रॉब्लम्स आते हैं, उसे कैसे हैंडल करना है, इस पे हम डिटेल में लेते रहेंगे आपके साथ में ट्रेनिंग। बट एक मुद्दा ध्यान में रखिए, हमको ऑनेस्ट होना इसका मतलब भोलेपन से काम करना ऐसा नहीं है। लोगों ने भी, लोग अगर डिसऑनेस्ट हैं, जो क्लाइंट है वो अगर आपका फायदा उठाना चाह रहा है बिना वजह से, अच्छा फायदा उठाता है तो बहुत अच्छी बात है, वो आपसे अच्छा नॉलेज ले रहा है, बहुत नॉलेज है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट वो अगर बिना वजह से आपका, यानी जिसे हम बोलेंगे गलत फायदा उठा रहा है, वैसा नहीं लेने देना है। वहां पे हमने नाइव नहीं होना है।
आज के ज़माने में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है टेक्नो सेवी बनिए। नहीं मुझे ईमेल में प्रॉब्लम होता है, नहीं मुझे वो व्हाट्सएप करना नहीं जमता है। ऐसे जवाब देखिए आज के ज़माने में नहीं चलेगा। देखिए अभी टेक्नो सेवी होना पड़ेगा। छोटे-छोटे कोर्सेज़ बहुत अवेलेबल हैं। आप अगर बोलेंगे कि नहीं हमको ये ट्रेनिंग लेना चाहिए, किसी स्पेसिफिक चीज़ का और अगर हम वो ट्रेनिंग दे सकते हैं तो हम आपको वो ट्रेनिंग अवेलेबल कराएँगे। बट टेक्नो सेवी बनिए। हमको हमारा फ़ोन अच्छे से इस्तेमाल करना, अगर कंप्यूटर है तो कंप्यूटर अच्छे से इस्तेमाल करना, उसके बेसिक सारी चीज़ें हमको आना, ये बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें सीखने में टाइम नहीं लगता है। आपके अगर कुछ कारणों से अगर आप नहीं कर रहे हो, तो ये ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि हमने कभी ध्यान देके वो सीखा ही नहीं। हमने कभी उसको वक़्त नहीं दिया, इसलिए केवल रिज़ल्ट नहीं आता। उसमें न आने जैसा कुछ नहीं है, आपको पता होगा छोटे बच्चे करते हैं अच्छे से आज। 5-5, 6-6 साल के बच्चे जिनको ठीक से पढ़ना भी नहीं आता। वो इतना खूबसूरत बनाया होता है हर चीज़, कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी ऐप इतना अच्छे से बनाया होता है कि भले ही आपको पढ़ना नहीं आता हो फिर भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसलिए हमको नहीं इस्तेमाल करना आता है ये बातों में तो कोई मतलब ही नहीं है। तो टेक्नो सेवी बनिए। दूसरा आज के ज़माने में देखेंगे तो एक डिजिटल रेपुटेशन रेपुटेशन यानी डिजिटल प्रेजेंस भी बहुत ज़रूरी है। यानी आपके सोशल मीडिया पे अकाउंट्स हों, उसमें आपकी एक रेगुलर एक्टिविटी हो, उसमें आपका एक अच्छा प्रोफाइल हो, इससे भी बहुत फ़ायदा होता है। तो ये भी आपको बनाना पड़ेगा, इसमें एक थोड़ा वक़्त ज़रूर दीजिए। तो अब जब हम सोशल प्रोफाइल बोलते हैं, तो फ़ेसबुक पे थोड़ा-सा ही यानी जिसे हम बोलेंगे प्रोफ़ेशनल काम के लिए फ़ेसबुक नहीं होता। वो सोशल कामों के लिए है, वो पॉलिटिकल चीज़ों के काम की चीज़ें हैं, बट वो उतना प्रोफ़ेशनल काम के लिए नहीं है। ट्विटर भी हम ऐसे ही बोलेंगे, वो सोशल पॉलिटिकल के लिए है। बट प्रोफेशनल के लिए कैसे होते हैं वेब जैसे तो बट इनमें भी प्रोफाइल अच्छे हैं आपके, बहुत अच्छी बात है। फिर लिंक्डइन जैसे अकाउंट है जहाँ से प्रोफेशनली आपके बारे में लोगों को पता चल रहा है, वो बहुत ज़रूरी है। इंस्टाग्राम जैसा कुछ आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है। तो जो-जो आप प्रोफेशनली कर सकते हो, तो सोशल मीडिया पे थोड़ा एक वक़्त देना, दिन में से 10-15 मिनट दिए या हफ्ते में 2 1-2 घंटे दिए, ऐसा अगर आप करोगे तो उसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। तो सोशल मीडिया का अपना प्रोफाइल तैयार कीजिए। सोशल मीडिया पे खुद का एक प्रोफाइल बढ़ाइए। उसे एक रेगुलर एक्टिविटी उस पे कुछ न कुछ कीजिए। उससे भी आपका एक डिजिटल रेपुटेशन बनेगा जो आपको ओवरऑल काम देगा। सॉरी, जो सेल्स प्रोसेस है, वो आप सीखोगे। अभी उसके बेसिक्स फंडामेंटल सीखे आज हमने। आपके लिए जो होगा वो आपके रोल के लिए क्या-क्या प्रोसेस होगा वो आप डिटेल में सीखोगे, जब उसके पोर्शन पे हम जाएँगे तब। तो इस प्रोसेस को हमें ट्रस्ट करना चाहिए। ये जो प्रोसेस हम बना रहे हैं, इसे हम कई सालों से करते आ रहे हैं। एक तो जो पहले से नॉलेज है, एक्सपीरियंस है बिज़नेस का, उसके कारण ये प्रोसेसेस बनाए हैं और बाद में यस, थैंक यू प्रवीण जी। और बाद में ये प्रोसेसेस को इस्तेमाल करते हुए रिज़ल्ट ला रहे हैं कई सालों से। इसके लिए वो प्रोसेस हम आपके साथ में डिस्कस कर रहे हैं, आपको आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। तो इन प्रोसेसेस को प्लीज़ ट्रस्ट कीजिए, उनको डाउट मत कीजिए और कभी ऐसा मत कीजिए कि नहीं, नहीं मेरे को अभी लग रहा है कि नहीं इसके बजाय मैं ऐसा करता हूँ, बेटर रिज़ल्ट आएगा। ये ऐसा जो अपना यानी केवल एक सोच होती है ना आपकी, यानी जिसे हम बोलते हैं कि इंस्टिंक्टिवली मुझे लगता है कि ऐसा कुछ होता है, तो उस पे केवल आप बिलीव मत कीजिए। प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। फॉलो फॉलो कीजिए, प्रोसेस को कुछ बार फॉलो कीजिए, उसमें फॉलो करने में हमसे कुछ गलती होती है इसलिए कई बार रिजल्ट नहीं आता। तो जो प्रोसेसेस होते हैं, जो थंब रूल्स होते हैं, उनके हिसाब से ही काम करने की कोशिश कीजिए, आपको हमेशा बेटर रिजल्ट्स आएँगे, ठीक है? शॉर्टकट्स मत मारिए, उसमें डेविएट मत होइए उस प्रोसेस से। इस पे आप ज़रा ध्यान रखिए, एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको और बाद में हम और डिटेल में डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है? तो अभी सेल्स को लेकर इतनी सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हमने डिस्कस की। एक शॉर्ट में मैं आपके साथ ये भी बताना चाहूँगा कि अब तक हमारा क्या-क्या टॉपिक्स हुए हैं और आगे क्या-क्या होने वाला है ताकि आपको एक पता चले। अभी जो भी बात हुई उसको लेकर कुछ सवाल है तो आप अभी पूछ सकते हैं या तो फिर मैं वो आपके साथ में डिस्कस करना शुरू करता हूँ, उसके साथ में आप पूछिए ज़रूर। कुछ भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं अभी। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो मैं बता रहा था आपको, हमारा ट्रेनिंग 8 जून से शुरू हुआ
उसमें हम देखेंगे तो ब्लूप्रिंट फॉर अचीविंग गोल्स और बेसिक्स हमने कुछ ओपनिंग शुरू किया। देन फिर सेकेंड डे हमने ब्लूप्रिंट फॉर अचीविंग गोल्स का बचा हुआ पार्ट फैक्ट्स ऑफ लाइफ एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस, ये पोर्शन लिया। फिर थर्ड सेशन हमारा था कम्युनिकेशन स्किल्स पर। देन टेलीकॉलिंग टेक्निक्स एंड मेथड्स हमारा हुआ। लास्ट सेशन हमारा सेशन 5 हुआ मार्केटिंग पर। और आज का जो हमारा सेशन है ये सेल्स टेक्निक्स, मेथड्स, फंडामेंटल्स ऑफ सेल्स, इस पर हुआ। ठीक है, तो इस पे लगभग हम ये हमारा सेशंस हो चुके हैं। अभी नेक्स्ट सेशन हमारा होगा अगला, वो रियल एस्टेट लिंगो, रियल एस्टेट के अलग अलग टर्म्स, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अगले सेशन में। फिर हमारा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लोगों का लाइफ टाइम इनकम कैसे क्या होता है, पिछले 40 सालों में पर कैपिटा इनकम कैसा रहा और अगले 40 साल तक कैसा रह सकता है, इसको लेकर एक एनालिसिस हम आपके सामने रखेंगे। फिर अगले 30 सालों में, आपने वो इंट्रो सेमिनार में आपको याद होगा हमने पिछले 30 सालों का डिटेल में आपके सामने रखा था, बट अगले 30 सालों में किस तरह का इनकम एंड सेविंग नजर आता है, ये हम आपके सामने रखेंगे। और इसके बाद एक कंज्यूमर पिरामिड करके एक कंसेप्ट होती है जिसका एनालिसिस हमको बहुत जरूरी है सीखना, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। ये होगा हमारा सेशन 8। फिर हमारा सेशन 9 होगा टाइप्स ऑफ रियल एस्टेट प्रोडक्ट्स, क्या अलग अलग होते हैं, पॉलिसी ऑफ कमीशन स्ट्रक्चर, कमीशन स्ट्रक्चर कैसे कैसे होता है, जो मैंने बताया था आपको कि आप जब कमीशन परसेंटेज पूछते हैं हम वैसा डायरेक्ट नहीं बता पाते क्योंकि अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, तो वो क्या जनरल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो यहाँ पे हम बताएंगे आपको। एंड देन important key factors and parameters to be considered while selecting the real estate product for investment। तो रियल एस्टेट का प्रोडक्ट कैसे सिलेक्ट करना है, ये करने में आपको क्लाइंट को मदद करनी है, तो ये कैसे सिलेक्ट करना है इस पे एक सेशन हमारा होगा, तो ये होगा सेशन 9 हमारा। देन सेशन 10 रेरा करके जो अभी लॉ है, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, तो उसको हम समझ लेंगे। रेरा तो पूरा कानून नहीं समझेंगे बट उसके क्या इम्पैक्ट हुए हैं पिछले 3 सालों में और आगे किस तरह के परिणाम होंगे, इस पे थोड़ा शॉर्ट में हम इंट्रोडक्शन में कुछ बात कर चुके हैं बट डिटेल में थोड़ा हम बात करेंगे। देन सेल्स एंड मार्केटिंग प्रोसेस ऑफ रियल एस्टेट प्रोडक्ट्स, तो सेल्स एंड मार्केटिंग का रियल एस्टेट का क्या प्रोसेस होता है ये और डिटेल में हम रखेंगे। देन सेशन 11 आपका होगा ओवरऑल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कनेक्टर, एडवाइजर एंड फ्रेंचाइजी एंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ प्रो। तो जनरल, क्योंकि जो फ्रेंचाइजी है वो तीनों ट्रेनिंग अटेंड करने वाला है, कनेक्टर का भी पूरा, फ्रेंचाइजी का पूरा और खुद का भी पूरा, बट कनेक्टर तो वो एडवाइजर एंड फ्रेंचाइजी के नहीं करने वाला है अटेंड, तो इसके लिए एक ओवरव्यू हम यहाँ पे देंगे कि क्या क्या रोल्स रहने वाले हैं और उसे कैसे करना है, एंड प्रो का भी एक रोल पे और भी डिटेल में हम आपको बताएंगे अभी अभी क्योंकि हमको साथ में काम शुरू करना है, उसके पास में हम आते जा रहे हैं। देन सेशन 12 होगा आपका अप्रोच, फिलोसॉफी एंड विजन मिशन ऑफ प्रो पार्टनरशिप प्रोग्राम। ये सारा प्लान के पीछे, ये जो सारा पार्टनरशिप प्रोग्राम है, इसके पीछे क्या सोच है, क्या फिलोसॉफी है, क्या विजन है, एंड इम्पोर्टेंस एंड बेनिफिट्स ऑफ सेल्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन लाइफ एज अ करियर। ये जो मैं टॉपिक बोल रहा था इस पे भी डिटेल में हम बात करेंगे। ये हमारा 12th सेशन होगा। यहाँ पे हमारे जो कॉमन सेशंस हैं ये कंप्लीट होंगे और फिर हम स्पेसिफिक रोल पे जाएंगे। अब कनेक्टर के फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लीटेड बाय द कनेक्टर, कनेक्टर डिवीजन का प्रोसेस कैसे रहने वाला है, एंड रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स क्या रहने वाले कनेक्टर के, रूल्स एंड रेगुलेशंस, कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द कनेक्टर, मोड्स एंड मेथड्स टू एक्सपांड कनेक्टर्स बिजनेस इन नेचुरल मार्केट, खुद का जो नेटवर्क है उसे कैसे एक्सपांड करे कनेक्टर, एंड कंक्लूडिंग रिमार्क फॉर द कनेक्टर। ऐसे 2 सेशंस का मिलके कनेक्टर का होगा। अब ये सब ने अटेंड करना है, कनेक्टर का जो है वो सारे एडवाइजर्स भी अटेंड करेंगे, सारे फ्रेंचाइजी भी अटेंड करेंगे। फिर यहाँ पे एडवाइजर, अब यहाँ पे कनेक्टर्स नहीं होंगे, यहाँ पे एडवाइजर एंड फ्रेंचाइजी जितने लोग हैं हम में से वो सारे होंगे। वही सारा जो कनेक्टर का था वैसे ही एडवाइजर का रोल हम ठीक से समझ लेंगे, और फिर जो लोग फ्रेंचाइजी हैं उनके लिए ये ट्रेनिंग सेशन होगा लास्ट वाला, जिसमें फ्रेंचाइजी के बारे में भी हम सारी इंफॉर्मेशन लेंगे।
ठीक है, तो ये लगभग अपना 17 जुलाई तक चलेगा। जैसा पहले 12 सेशन थे, उसके बाद लगभग 2-2 सेशन हो जाएंगे सबके। एडिशनल लगा हमको तो और एक सेशन ले सकते हैं, बट ये 17 जुलाई तक आपका पूरा ट्रेनिंग कंप्लीट होगा और फिर हम हमारा काम आगे शुरू करेंगे। तो मुझे लगता है अब तक सारा आप तक पहुंच चुका है। कोई सवाल है आपके इससे रिलेटेड तो अभी पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं रुकता हूँ। थैंक यू राजेश जी। ठीक है, सारी बात समझ में आई है आपको? कुछ सवाल है आपके? हेलो। हाँ, अभी ऑडियो में पूछ रहे तो मैं जरा हेडफोन लगाता हूँ। हाँ मनोज जी बोलिए। मैं ये पूछ रहा था सर कि हाँ देखो अभी मैं नासिक में काम करने वाला हूँ, हाँ। लेकिन अगर मेरे को पुणे या बॉम्बे की प्रॉपर्टी बेचनी की है तो कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल बिल्कुल, आपके अगर पुणे और बॉम्बे में पहचान के लोग हैं, हाँ हाँ। देखिए एक तो अगर आपने कौन सा रोल लिया हुआ है अभी? कनेक्टर का है सर अभी। अभी कनेक्टर है ना आप, ठीक है, नो हाँ। प्रॉब्लम। अभी आपके पहचान के लोग अगर पुणे मुंबई में रहते हैं, हम्म। तो बस आपको तो सोशल मीडिया से ही काम करना है ना। अच्छा आपको तो कभी ना साइट विजिट करनी है ना, अभी फिजिकली कहीं जाना ही नहीं है उसके लिए। अच्छा। आप वहां का नेटवर्क बनाइए एक, या तो दूसरा ऐसा हो सकता है कि नासिक के लोग भी इन्वेस्ट करना चाहे पुणे मुंबई में, हाँ वही वही। हाँ। वो दोनों तरीके से आप काम कर सकते हो, सवाल ही नहीं। अच्छा। आप उल्टा हम कहेंगे कि जो मुंबई पुणे के लोग हैं आपके पहचान के, हम्म। उनके थ्रू आप और नेटवर्क बढ़ाइए ना। अच्छा अच्छा। उनके पहचान के लोग होंगे, उनके उनसे रेफरेंस लेते जाइए, हाँ हाँ। उनके थ्रू आप लोगों को बढ़ाइए, तो आपका नेटवर्क हम्म। आप कहीं पे भी डेवलप कर सकते हो। अच्छा, और मैं ये बिल्कुल। भी पूछ रहा था कि अपने अभी समझो मैंने कनेक्टर हूँ, उसके बाद एडवाइजर या फ्रेंचाइजी हो सकता हूँ, मतलब कर सकते हैं कैसे? 100%, बिल्कुल बिल्कुल। बट क्योंकि हमने ट्रेडिंग वगैरह फीस इतने कम रखे हैं, तो आपको ट्रेनिंग फीस देना पड़ेगा उसका। अच्छा वही ना। हाँ हाँ, ठीक क्योंकि वो वैसे भी कम रखा है हमने, तो उसके लिए वो पूरा फुल फीस आपको देना पड़ेगा और कुछ नहीं। है। अच्छा तो आप, ठीक। यस, है ना। तो चलेगा देखिए ठीक है कि सर। कहीं हाँ। पे भी रह के कहीं से भी काम किया जा सकता है। आप ये स्किल डेवलप कीजिए और वो अच्छा करने में हम मदद करेंगे पूरी, कैसे करना अच्छा चलेगा सर। है। यस, थैंक ओके, यू। हाँ। थैंक यू मनोज जी। यस, ठीक है, मुझे लगता है अभी कोई सवाल नहीं है किसी के। আবার সবকটা একজোট হয়েছে, এদিকে উপর মহল থেকে নির্দেশ। ओके, चलिए आप सब लोग को धन्यवाद। हमारा सेशन खत्म होने पर, थैंक यू राजेश जी फॉर अप्रिशिएटिंग। हमारा सेशन खत्म होने पर इसका वीडियो थोड़ी देर में हमको मिलता है, फिर वो हम अपलोड कर देंगे अपने चैनल पर। उसका लिंक अपने ग्रुप पर होगा। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। आप सब लोगों का धन्यवाद। थैंक यू। गुड नाइट टू ऑल। गुड बाय।